अभी मैं बोलता हूँ, कुछ कुछ बोलता रहूँगा, उसी तरह मदद से ठीक कर दिया जाएगा आवाज़। तो यही है, कल से आगे अपनी डिस्कशन, चलिए कल से आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को। और कल हम लोगों ने संविधान के बारे में, तो कल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जाना था भारत के संविधान के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में। संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इसको जानने का हम लोगों ने प्रयास किया था। आज हम लोग एक दो और बुनियादी बातें उसके संबंध में जानने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हम लोग विधिवत अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। बट आज की क्लास में भी कुछ एक दो ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल ही हमने कहा था कि ये मानकर इस बैच का संचालन किया जा रहा है कि बिल्कुल सारे लोग बिगनर हैं यहाँ पर। तो चलो, अब उम्मीद करते हैं कि सब चीजें ठीक रहेंगी। और कल हमने कुछ बेसिक चीजें जानी थी और आज उससे आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसा हमने कल ही निर्णय लिया था कि बिल्कुल हम लोग जीरो से चलेंगे, तो आज संविधान के बारे में कुछ बहुत ही बुनियादी शब्दों को जानेंगे। जैसे कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं कार्यपालिका, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्यपालिका का मतलब क्या है, विधायिका का मतलब क्या है, सरकार किसे कहते हैं। और इन जनरल भी आज जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान के बारे में, मान लो कि संविधान का पेपर हम पढ़ रहे हैं, हमें संविधान के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी कोई हमसे कहे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बताओ, आधे घंटे वक्तव्य देना हो, तो कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सप्लेन करें। और उसी एक्सप्लेनेशन के बहाने बहुत सारे बेसिक टर्म्स को आज फिर हम लोग जानेंगे। तो अभी जब शुरू करते हैं, शुरू किए बिना एक चार्ट बनाना पड़ेगा फिर आपको, संविधान का वर्णन या व्याख्या। संविधान का वर्णन जानने का प्रयास करते हैं कि बुनियादी तौर पर हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं। संविधान का वर्णन, हाँ, जिन देशों में संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं है। हाँ, बोला था कि अनिवार्यता ऐसा नहीं होगा। उदाहरण कि जिन देशों में संविधान, हाँ, जर्मनी का उदाहरण दिया था ना, हिटलर कालीन जर्मनी, कि हिटलर के जर्मनी में संविधान था लेकिन संविधानवाद नहीं था। हमने एग्जांपल दिया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई देश में ऐसा राजा हो, शासक हो, और इतिहास में ऐसे शासकों के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि ऐसे ऐसे शासक हुए। मतलब राजतंत्रों की भी बात की जा रही है थियरी के तौर पे। वर्तमान में ऐसा कोई देश नहीं जहां की संविधान ना हो, या संविधान बट एक कॉन्सेप्ट के तौर पे हमने देखा था। नहीं, आप ये जाना, हाँ, इमेजिनेशन नहीं, मतलब एक कॉन्सेप्ट के तौर पर हमने कहा कि अगर प्री में ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो हमें तार्किक तौर पर कहना पड़ेगा कि सामान्यतः संविधान और संविधानवाद साथ चलेंगे, सामान्यतः। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी देश में संविधान नहीं हो लेकिन फिर भी संविधानवाद हो, इसको सही मानना है। सामान्यतः ऐसा नहीं होगा, सामान्यतः दोनों साथ चलेंगे। बट अगर एक तार्किक संकल्पना के रूप में माने तो हम कह सकते हैं कि चूंकि संविधानवाद का मतलब है सीमित शासन, तो ऐसा हो सकता है कि अगर शासक बहुत अच्छा है, बहुत सद्गुणी है, प्लेटो की तरह का दार्शनिक शासक है, अगर उस तरह का शासक है, जनक की तरह का राजर्षि है, तो ऐसे देशों में बिना संविधान के भी संविधानवाद हो सकता है एक कॉन्सेप्ट के रूप में। बट इन जनरल मैं कह रहा हूं कि संविधान और संविधानवाद विश्व के देशों में साथ चलते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि प्रीलिम्स में हमें चार में से एक ही गोला अलग करना होता है। तो अगर ज्यादा दुविधा में पड़ेंगे कि इसका उदाहरण है नहीं है तो फिर गोला गलत हो जाएगा। चलिए अब आते हैं संविधान के वर्णन पर। एक प्रश्न है, उसको बीच में ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। संविधान का वर्णन, इसका मतलब यहाँ फिर हमारा उद्देश्य है कि संविधान के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया जाए। तो जब हम भारत के संविधान को एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में मुख्यतः तीन प्रकार की चीजें। मान लो कि हमें भारत के संविधान पर ही निबंध लिखना, तो हो सकता है हमें सब कुछ पता हो, बट कहां से शुरू करें, कहां से एंड करें। तो हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में तीन प्रकार की बातें हैं। संविधान का सबसे पहला हिस्सा, संविधान का सबसे पहला हिस्सा है संविधान का दर्शन या फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का दूसरा बड़ा हिस्सा है सरकार का गठन, और सरकार का तीसरा बड़ा हिस्सा है विविध, संविधान का, सॉरी। इसका मतलब अगर हमें किसी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करना हो तो हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान को मुख्यतः तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है संविधान का दर्शन, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा हिस्सा है सरकार का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरा हिस्सा विविध कह सकते हैं। अच्छा, यहां ध्यान रखना कि ये वर्गीकरण संविधान में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं है, बट हम एक्सप्लेन करने के लिहाज से कह सकते हैं कि हमारे संविधान का एक हिस्सा दर्शन है, संविधान का दूसरा हिस्सा सरकार के गठन से संबंधित है, और संविधान का तीसरा हिस्सा विविध या मिसलेनियस। सबसे पहले आते हैं कि दर्शन। दर्शन का मतलब क्या होता है शाब्दिक रूप में? इसका मतलब जब हम कहते हैं, अच्छा ये शब्द भी कई बार आएंगे, मान लो एग्जाम में कभी इंटरव्यू में कहीं पूछे कि भारत के संविधान के दर्शन को बताओ, टेल अस द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर भारत के संविधान का दर्शन हमसे कोई पूछे तो हम क्या बताएं, क्योंकि ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें दर्शन लिखा हुआ है। तो ये एक समझने वाली बात है कि दर्शन का मतलब क्या है और भारत के संविधान के दर्शन से क्या तात्पर्य है। दर्शन का सामान्य मतलब होता है देखना, और इसलिए दर्शन की परिभाषा की जाती है कि जीवन और जगत को देखने वाली दृष्टि ही दर्शन है। तो दर्शन का सामान्य अर्थ देखना, जैसे आप कहते हैं कि आपके दर्शन हुए, अहोभाग्य कि आपके दर्शन हुए, और ये भी कह सकते हैं कि दुर्भाग्य कि आपका भी दर्शन होना लिखा हुआ था किस्मत में, ये दिन भी आना था। मतलब डिपेंड करता है कि किसका दर्शन हुआ। तो दर्शन का मतलब सामान्यतः है देखना। अगर दर्शन का मतलब देखना है तो संविधान के दर्शन का क्या मतलब? संविधान के दर्शन का मतलब है कि संविधान के वे प्रावधान इसमें शामिल हैं जिसके द्वारा संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत का दर्शन किया था अपनी मानसिक आंखों से। मैं फिर से बोल रहा हूं कि संविधान के दर्शन में वे हिस्से शामिल हैं जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि संविधान निर्माताओं ने उसके द्वारा भविष्य के भारत का दर्शन किया, भविष्य के भारत की परिकल्पना की अपनी सोच के द्वारा, अपने मानसिक नेत्रों के द्वारा, मतलब अपने, तो वे प्रोविजंस, वे प्रावधान, वे हिस्से जहां भविष्य के भारत की रूपरेखा दिखती है, वो है भारत के संविधान का दर्शन। यहां पर देखना का यही लाक्षणिक अर्थ है कि भविष्य के भारत का स्वप्न। अब देखो कि जब भी कोई संविधान निर्माता भविष्य की परिकल्पना करेगा, अपने देश की परिकल्पना करेगा संविधान के माध्यम से, तो वो ऐसे देश की परिकल्पना नहीं करेगा कि असमानता होगी, भले ही व्यवहार में असमानता, भूख, गरीबी हो जाए वो अलग बात है, बट संविधान निर्माता जब संविधान बनाते हैं तो उत्साह से परिपूर्ण होते हैं कोई भी। तो ऐसी स्थिति में हमारे संविधान निर्माताओं ने भी भविष्य के भारत का स्वप्न देखा और उसमें वे प्रावधान उन्होंने सोचे
जो आदर्श के रूप में। इसका मतलब उन्होंने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें समानता होगी। आगे बढ़ेंगे कि कितने प्रकार की समानताओं की बात है। एक ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें स्वतंत्रता होगी। एक ऐसे भारत की परिकल्पना की मानसिक नेत्रों से देखा जहां न्याय होगा, जहां बंधुता होगी। कहने का मतलब आदर्श। तो जब भी हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन का मतलब है संविधान का आदर्श मूलक हिस्सा, आइडियल नॉर्मेटिव, वे प्रावधान जिसके द्वारा भविष्य के भारत की रूपरेखा बनती है और मुख्यतः आदर्शों के रूप में है। तो जब कहा जाए भारतीय संविधान का दर्शन तो हम कह सकते हैं समानता भारत के संविधान का दर्शन है, स्वतंत्रता भारत के संविधान का दर्शन है, न्याय, जितने आदर्श हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में जितने ऐसे आइडियल्स हैं, वे सारे आइडियल्स मिलकर, वे सारे आदर्श मिलकर ही भारत के संविधान के दर्शन का निर्माण करते हैं। तो संविधान का सबसे पहला हिस्सा है दर्शन। दर्शन का मतलब है संविधान का आदर्शात्मक हिस्सा। और सरल भाषा में समझें तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि। अब जब हम भारत के संविधान के दर्शन की बात करते हैं कि भारत के संविधान का दर्शन किन किन हिस्सों में पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं 4 जगह पर भारत के संविधान का दर्शन मिलता है। ये लिखना है साथ साथ। पहला प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार। अब देखो यहां से पीटी में भी सवाल आते हैं, कई बार बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल आते हैं। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। इसका मतलब प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इन 4 प्रावधानों में भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है। अब अगर किसी ने, मान लो कोई ऐसा छात्र है जिसने आज तक पॉलिटी नहीं पढ़ा, कॉमर्स और साइंस का है, आपने प्रस्तावना वर्ड नहीं सुना, तो इस लेवल पे आपको इतना जानना चाहिए कि प्रस्तावना का मतलब है संविधान का वह हिस्सा जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, आदर्शों की बात होगी, भविष्य के भारत की परिकल्पना होगी। दूसरे शब्दों में दर्शन होगा। अगर मौलिक अधिकार के बारे में आप कुछ नहीं जानते तो इतना यहां पर जाने कि इसमें भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात होगी। नीति निदेशक तत्वों के बारे में आपने कुछ नहीं सुना है, ये वनस्पति है, पेड़ है, पौधा है, तो इस लेवल पे इतना जाने कि इसमें भी भविष्य के भारत की सोच है, न्याय, स्वतंत्रता आदि और मौलिक कर्तव्य। तो ये 4 प्रावधान मिलकर भारत के संविधान का दर्शन बनाते हैं। और हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान का लगभग 1/3 हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा दर्शन है, जिसमें मुख्यतः यह बताया गया है कि भविष्य का भारत कैसा होगा। 4 प्रोविजन है। अब देखो प्री में यहां से कैसे सवाल निकल सकते हैं। प्री में यदि सवाल आए कि भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है, मान लो ये क्वेश्चन है, भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है और ए, बी, सी, डी और ई ऑप्शन में हो सभी। अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है तो हम किसको टिक करेंगे? सभी। अगर ऐसा है, हमें कोई एक ही प्रश्न 2 रूप में आ सकता है और एक ही प्रश्न का उत्तर 2 परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए हमें कॉसेस होकर चलना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए कि प्रीलिम्स भी एक बहुत बड़ी बाधा बनकर आता जा रहा है, तो आपको प्रीलिम्स को इग्नोर नहीं करना, ये मानकर नहीं चलना है। तो उसकी तैयारी भी बहुत ठोस तरीके से होनी चाहिए, मेंस की तो होनी चाहिए। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, अगर इस रूप में प्रश्न आता है तो आंसर किसको टिक करेंगे? सभी। लेकिन मान लो कि सभी का ऑप्शन है ही, ऐसा भी सवाल है कि भारत के संविधान का दर्शन और यही 4 ऑप्शन, एक ही को अलग करना है। अगर इन 4 में से एक को टिक करना हो तो हम किसको टिक करेंगे? प्रस्तावना। ये ध्यान रखना, इन 4 में से किसी एक को टिक करना हो तो हम प्रस्तावना को टिक करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व में भी दर्शन है। लेकिन आगे जब पढ़ेंगे इन सारे टॉपिक्स को तो सबसे ज्यादा स्पष्टतापूर्वक, सबसे ज्यादा क्लैरिटी के साथ जहां पर दर्शन पाया जाता है वो है प्रस्तावना। तो सबसे पहली चीज हमने देखी कि भारत के संविधान का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 1/3 हिस्सा संविधान का दर्शन है। कोई पूछे भारत के संविधान का दर्शन क्या है तो पूरा दर्शन का बताएंगे। फिर स्वतंत्रता, समानता, जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसके सारे आदर्श बता देंगे कहां कहां पाया जाता है। तो इन 4 जगहों पर दर्शन पाया जाता है, जबकि एक को अगर हमें टिक करना हो तो ये तो एक हिस्सा हो गया। अब आते हैं दूसरा हिस्सा भारत के संविधान का है सरकार का गठन, और ये भारत के संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा है। हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 50%, 50% से ज्यादा भारत के संविधान के प्रावधान इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? सरकार का गठन। अब देखो एक नया शब्द आया, सरकार, इंग्लिश में गवर्नमेंट। थोड़ा सा जाने कि सरकार किसको कहते हैं, क्योंकि सरकार एक ऐसा शब्द है जो हमें बहुत कंफ्यूज करता है और अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग अर्थ आते हैं। तो हमें जानना पड़ेगा कि राजनीति विज्ञान में, संविधान में सरकार का मतलब क्या है। मान लो गांव से गुजरते हो और आप गांव से गुजर रहे हैं और गांव में देखते हैं कि दबंग व्यक्ति है, चौधरी है, बहुत ही बड़ा आदमी है और एक भूमिहीन मजदूर है, और भूमिहीन मजदूर उसको हाथ जोड़ के बोल रहा है कि सरकार, माई बाप गलती हो गई। आपके कान में कौन सा वर्ड है? सरकार। सरकार गलती हो गई। तो एक सरकार का वहां प्रयोग किया, ऐसा होता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, चुनाव चल रहा है यूपी का फॉर एग्जाम्पल उसी टाइम पे, और नारा गूंज रहा है अब की बार मोदी सरकार, चाहे अब की बार योगी सरकार। तो अब दूसरा सरकार का वर्ड है, कहां सुना कि सरकार माई बाप गलती हो गई, अभी नारा क्या आ गया? अब की बार मोदी सरकार। फिर कंफ्यूज हो गई कि ये कौन सी सरकार। थोड़ा सा आगे बढ़े तो शेर व शायरी का मुशायरा चल रहा है। एक शायर खड़े हैं, शेर पढ़ रहे हैं कि बदले बदले से सरकार नजर आती है, अब तो बर्बादी के आसार नजर आते हैं। तो कहने का मतलब कि अब फिर एक सरकार शब्द की सरकार आजकल बदले बदले नजर आ रही है, कोचिंग के लिए निकलते हैं कहीं और पहुंच जाते हैं, बर्बादी के आसार नजर आ रहे हैं, पीटी नजदीक आ रहा है। तो कहने का मतलब कि सरकार शब्द के कई अर्थ हमने सुने, बट अगर हमें एग्जाम में लिखना हो, किसी को बताना हो, कहीं पर 4 ऑप्शन आ जाए कि सरकार का मतलब क्या है, तो देखो सरकार के अलग अलग अर्थ, अलग अलग भाव मिलेंगे। लेकिन जब हम संविधान में सरकार की बात करते हैं, जब हम संविधान में या शासन प्रणाली में सरकार की बात करते हैं तो हमें इसकी क्या परिभाषा देनी है? सरकार वह संस्था है जो शासन संचालन का कार्य करती है, वह संस्था जो शासन संचालन का कार्य करती है, वह संस्था जो शासन संचालन का कार्य करती है उसे हम सरकार कहते हैं। तो यही परिभाषा हमें देनी है, वो शेरोशायरी वाली नहीं देनी। वह संस्था जो शासन संचालन का कार्य करती है सरकार कहलाती है। अब यहीं पर देखो कि हमारे यहाँ केंद्र में एक सरकार है तो उसके लिए शब्द आता है केंद्र सरकार, उसी को भारत सरकार भी कहते हैं। इसका मतलब जो भारत देश का शासन चलाए वो भारत सरकार। इसी प्रकार जो राज्य का शासन चलाए उसको हम राज्य सरकार कहते हैं। जैसे जब हम कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, तो इसका मतलब कि जो संस्था उत्तर प्रदेश का शासन चलाए वो उत्तर प्रदेश सरकार है। अलग अलग राज्यों में सरकार है, तो सरकार के कई लेवल हो सकते हैं, बट सरकार की परिभाषा है वह संस्था जो शासन चलाने का कार्य करे सरकार कहलाती है। इसलिए हम देखते हैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दूसरे शब्दों में इसी को केंद्र सरकार कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। व्यवहार में चूंकि आगे जब हम पढ़ेंगे कि इस पूरे तंत्र में, सरकार के इस पूरे तंत्र में यदि केंद्र में देखा जाए तो सबसे पावरफुल पद प्रधानमंत्री का है जो शासन के संचालन करता है, और इसीलिए कई बार आम बोलचाल में हम मोदी सरकार भी कहते थे। बट ध्यान रखना तकनीकी रूप में ये सही नहीं है मोदी सरकार, इसलिए यूपीएससी का जब नोटिफिकेशन आएगा तो कोई मोदी सरकार नहीं लिखा होगा, हमेशा क्या लिखा रहेगा? भारत सरकार। कोई भी आदेश आएगा तो प्रेस में भले ही मोदी सरकार चलेगा, लेकिन ऑफिशियली वह मोदी सरकार नहीं है, क्योंकि नेहरू, इंदिरा, राजीव और मोदी आते जाते रहेंगे। भारत देश बड़ा है, ये बना रहेगा। तो सही शब्द हमें क्या यूज करना है? भारत सरकार।
सही शब्द यूज करना है प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार। तो सबसे पहले हमने जाना कि सरकार क्या होती है। तो वह संस्था जो शासन चलाए वो सरकार। सरकार के 3 अंग होते हैं। अब देखिए यहां से भी सवाल आते हैं फ्री। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो थोड़ा थोड़ा इन शब्दों को समझिए। विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो तो उसके 3 हिस्से हैं, राज्य सरकार हो उसके 3 हिस्से हैं, 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने का कार्य करती है। साथ साथ लिखते भी चलना है, जहां डिक्टेशन होगा वहां प्रॉपर डिक्टेशन दूंगा, बट कई चीजें ऐसी जो समझ में आती है तो इसको मैं डिक्टेट करवाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, चार्ट से आप लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। सरकार का पहला अंग है विधायिका। विधायिका क्या है? सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का कार्य करती है। क्योंकि बिना कानून, कानून क्या है? कानून एक तरह से हम कह सकते हैं डूज एंड डोंट्स है। डूज एंड डोंट्स का मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसका जो निर्देश करता है बाध्यकारी तौर पर, उसको कानून कहते हैं। जैसे कि चोरी नहीं करनी है और बाध्यकारी तौर पे जब ये निर्देश किया जाता है तो वो कानून है। टैक्स देना है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके संदर्भ में जो सरकारी निर्देश है उसको हम कानून के नाम से सामान्यतः जानते हैं। और बिना कानून के एक सभ्य समाज नहीं चलेगा। इमेजिन करो कि इस देश में कोई कानून हो ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा? जो मर्जी है वो करूंगा। और तुम जो मर्जी है वो करोगे तो कोई सड़क पे 160 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाएगा क्योंकि कोई कानून नहीं। कोई भी सड़क पे खाट डाल के बैठ जाएगा जैसे किसान बैठे हैं आजकल। सब अपने अपने ऐसे और अराजकता फैल जाएगी। इसलिए कानून बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट आएगा आर्टिकल 14 में, रूल ऑफ लॉ। इसलिए आज कानून के शासन की बात। तो कानून बनाती है जो संस्था उसको विधायिका कहते हैं। अब देखो इससे मिलता जुलता एक टर्म आता है संसद। अगर कभी कोई पूछ दे आपसे कि संसद भी कानून बनाती है भारत में और विधायिका भी वो संस्था है जो कानून बनाती है, दोनों ही कानून बनाते हैं, विधायिका भी कानून बनाती है, संसद भी कानून बनाती है, फिर विधायिका और संसद में क्या अंतर है? लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में क्या अंतर है? विधायिका और संसद में क्या अंतर है किसी को पता? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। केंद्र की जो विधायिका है उसको संसद कहते हैं। बैठिए, अच्छा सही आपने बोला। देखो क्या डिफरेंस है। कभी कोई हमसे पूछे कि विधायिका भी कानून बनाती है, संसद भी, तो हम कहेंगे कि विधायिका एक सामान्य शब्द है, एक जनरल टर्म है, और जहां कहीं भी कानून बनाने वाली संस्था होगी तो उसके लिए विधायिका शब्द का ही प्रयोग होगा। अब ये जो विधायिका है, अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है। सामान्य शब्द क्या है? विधायिका। लेकिन उस विधायिका के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जैसे अमेरिका में उस विधायिका का नाम कांग्रेस है, नेपाल में उस विधायिका का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, ईरान में उस विधायिका का नाम मजलिस है, चीन में उस विधायिका का नाम पीपल्स कांग्रेस है, जनवादी कांग्रेस, जापान में उस विधायिका का नाम डाइट है, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में उस विधायिका का नाम संसद है, और भारत में भी उस विधायिका का नाम केंद्र में संसद है। तो इसलिए हमें कहते हैं कि केवल तकनीकी अंतर है, अदरवाइज एक ही चीज है। हम ये भी कह सकते हैं कि भारत की विधायिका, वो शब्द भी सही है। भारत की विधायिका का मतलब क्या होगा? संसद। तो इसलिए हमें बताना कि विधायिका और संसद में केवल तकनीकी अंतर है, वस्तुतः चीज एक ही है। एक सामान्य शब्द विधायिका है तो हम कह सकते हैं अमेरिका की विधायिका, भारत की विधायिका, चीन की विधायिका, नेपाल की विधायिका, जापान की विधायिका, फ्रांस की विधायिका, और उसके बजाय हम कह सकते हैं फ्रांस की संसद, अमेरिका की कांग्रेस, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, जापान की डाइट। तो विधायिका और संसद में अगर कोई अंतर पूछे तो ये बताना। तो संसद हमारी विधायिका का नाम है, इसलिए हम कह सकते हैं ये रिलेशन चलेगा। विधायिका भी कानून बनाएगी, संसद भी कानून बनाएगी। और भारत में विधायिका को किस नाम से जाना जाता है? केंद्र में संसद के नाम से। तो विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने का कार्य करती है। अब कानून बन गया, लेकिन कानून बनने मात्र से सब कुछ ठीक नहीं होगा। मान लीजिए कि शिक्षा का अधिकार कानून बन गया, लेकिन कानून बनने मात्र से क्या बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें शिक्षक चाहिए, उसके लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए, उसके लिए हमें स्कूल चाहिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए अधिकारीगण चाहिए, मिड डे मील चलाने वाले चाहिए, ताला खोलने वाले चाहिए, मतलब हर लेवल के लोग चाहिए। तो कानून बन जाना पहला कदम है, लेकिन कानून बन जाने मात्र से व्यवस्था नहीं चलेगी। और कानून बनाने वाले अंग को विधायिका कहते हैं, और सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका। यह सरकार का वह अंग है जो कानून लागू करती है, जो कानून को लागू करे। सरकार के उस अंग को कार्यपालिका कहते हैं। तो लेजिस्लेचर क्या है? जो लॉ बनाती है, और उस लॉ को जो लागू करेगा वो कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका की सामान्य परिभाषा होगी सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करे। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। ये चार्ट बनाओ जैसे मैं बनाता हूं। राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक कार्यपालिका या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका 2 प्रकार की है। सामान्य शब्दों में कहें तो कानून लागू करने वाले व्यक्ति 2 प्रकार के हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कानून लागू करने वाले जिसको हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कानून लागू करने वाले जिसको हम प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और प्रशासनिक कार्यपालिका को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। स्थायी कार्यपालिका कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका का पहला रूप है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं और प्रशासनिक कार्यपालिका को स्थायी कहते हैं। और राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अभी मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, उस तकनीकी शब्दों पे मैं नहीं आया हूं, आगे आएंगे, बट यहां जानो कि इसका उदाहरण है मंत्रिपरिषद। और प्रशासनिक कार्यपालिका का उदाहरण है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही का मतलब क्या है? अधिकारीकरण। अच्छा, नौकरशाही का मतलब केवल ये मत समझना कि कलेक्टर साहब और एसपी साहब, ऊपर से नीचे तक सब। जब नौकरशाही शब्द का तकनीकी रूप में, तो जो भी सरकारी तंत्र का हिस्सा है उसमें आएगा, सारे कर्मचारी। अब देखिए कि कार्यपालिका सरकार का वर्ग है जो कानून लागू करती है। कानून लागू करने वाले लोग या कार्यपालिका 2 प्रकार के हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्री बनाते हैं, मंत्रिपरिषद। इसका मतलब प्रत्येक मंत्री भी कानून को लागू करने में भूमिका निभाता है। जैसे याद करो कोविड का जब पीक चल रहा था भारत में, तो कैसे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बारे में खबर मिलती थी, ये फला अस्पताल में दौरा करने के लिए गए, वहां की बदहाली देखकर उनको दौड़ पड़ जाता था कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था हमने बना के इस देश में रखी है। बट फिर भी हम देखते हैं कि मंत्रीगण भी, शिक्षा मंत्री भी कई बार स्कूलों का दौरा करते हैं, अधिकारियों को सस्पेंड भी करते हैं। इसका मतलब वो भी प्रशासक है, प्रत्येक मंत्री अपने अपने मंत्रालय और विभाग से संबंधित कार्यों की देखरेख करता है कि सही तरीके से वो लागू हो रहा है।
और यह है मंत्रिपरिषद। इसको अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, नॉन परमानेंट, क्योंकि चुनाव के साथ इनके बदल जाने की संभावना होती है। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में अभी राजनीतिक कार्यपालिका दूसरी है, हो सकता है, कोई अनिवार्य नहीं है, बट हो सकता है कि चुनाव में दूसरी सरकार बन जाए और राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्रीगण बदल जाएंगे। 2014 से पहले भारत में मंत्रिपरिषद दूसरी थी, प्रधानमंत्री दूसरे थे, और 2014 से फिर बदल गए, तो इसीलिए इसको नॉन परमानेंट कहते हैं, क्योंकि इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है कि 65 वर्ष की आयु तक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, चुनाव के साथ ये बदल सकता है। प्रशासनिक कार्यपालिका को स्थायी प्रशासनिक कार्यपालिका का दूसरा रूप है, और इसमें अधिकारीगण शामिल है। नौकरशाही का मतलब अधिकारीगण, मतलब सारे कर्मचारी। जैसे आप देखेंगे कि जिस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों का दौरा करता है, उसी प्रकार कई बार ये भी आता है कि जिलाधिकारी ने भी अस्पताल का दौरा किया, ऐसा भी खबर आप सुनते हैं, ऐसी खबरें भी उनको देखकर कई लोगों को दौरा पड़ जाता है। तो आप खबर सुनते हैं कि जिलाधिकारी ने अस्पताल का दौरा किया, फला स्कूल का दौरा किया, फला निर्देश दिए। इसका मतलब वो भी कौन सा कार्य है? प्रशासन। उन्होंने जाकर देखा कि सारा वैक्सीन वगैरह सही तरीके से लग रहा है कि नहीं, जो कानून बना है, निर्णय लिया गया है, वो सुचारू तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं। ये भी कार्यपालिका है, बट इसको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये चुनाव के साथ नहीं बदलते। इसका मतलब इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है और उस कार्यकाल के बाद ही ये रिटायर करेंगे। उस बीच में कुछ विशेष बात होगी तभी उनको हटाया जाएगा। कोई घोर आपत्तिजनक भ्रष्टाचार एक्सवाइजेड हो, जनरली चुनाव संपन्न होती है, ऐसा नहीं सुनते हैं कि सारे आईएएस, सारे आईपीएस, सारे वीडियो, सारे क्लर्क हटा दिए गए, ऐसा कहीं नहीं सुनते। ये जरूर है कि ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, बट वो अपने सेवा में रहेंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। तो इस तरह से सरकार का दूसरा नाम क्या है? कार्यपालिका। अब देखो, यहां से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के यदि आप प्रश्नों को देखेंगे तो 2-3 बार ऐसा प्रश्न आया, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से स्थायी कार्यपालिका का उदाहरण कौन सा है? तो जब भी आए स्थायी कार्यपालिका, तो आप नौकरशाही शब्द है तो उसको टिक कीजिए, वो शब्द नहीं है तो अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारी, मतलब वो कॉन्सेप्ट याद रखना, ये अधिकारीगण वो प्रशासक वो आएगा। और अगर आ जाए अस्थायी कार्यपालिका का उदाहरण क्या है, तो हमें किसको टिक करना है? मंत्रिपरिषद। तो सरकार का पहला अंग विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका, जिसका काम है कानून लागू करना। सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका है, जुडिशियरी। और न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो विवादों का निपटारा करती है, विवादों का निपटारा करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं न्याय अन्याय का विचार करना या न्याय करना। सरकार का वह अंग जो विवादों का निपटारा करे, उसे विधायिका, उसे न्यायपालिका कहते हैं, मतलब जो न्याय करे। जैसे कि एग्जाम्पल लो कि संसद ने शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, मध्याह्न भोजन भी दिया जाएगा, फ्री में किताबें दी, एक्सवाइजेड सब बना दिया। अधिकारीगण उसको लागू कर रहे हैं, मंत्री भी टाइम टू टाइम जाकर देख रहे हैं। अब प्रशासनिक कार्यपालिका में यहाँ पर शिक्षक, प्रिंसिपल, बीएससी जो भी उससे रिलेटेड है सब आएंगे, सब मिलकर उसको लागू कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए पहुंचा, कानून में लिखा हुआ है कि नहीं, बिना जाति भेद के सबका एडमिशन लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, वहां प्रिंसिपल साहब ने मेरे से पैसा मांग लिया, या प्रिंसिपल साहब ने कहा आप तो अमुक जाति के हैं, आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, कुछ भी ऐसी बात कही जो अगेंस्ट द लॉ है। तो ऐसी स्थिति में एक नागरिक के रूप में मैं क्या करूं? ये अधिकार मुझे नहीं है कि वहीं पर प्रिंसिपल साहब को उठाकर पटक दूं, क्योंकि वो अगर हर आदमी करने लगे तो फिर तो अराजकता हो जाएगी। अराजकता से बचना ही तो संविधान है कि सब कुछ व्यवस्थित चले। तो ऐसी स्थिति में मुझे कुछ नहीं करना, फिर मैं कहां पे दरवाजा खटखटाऊंगा? इनके पास। हो सकता है कि कानून में लिखा हो कि पहले जिलाधिकारी से मैं सबसे मिलूं, कोई सब उस भ्रष्टाचार में शामिल है, पैसा सब तक पहुंच रहा है, तो आखिर मैं किसके पास जाऊंगा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका सारे तथ्यों को देखकर न्याय करेगी, ऐसे व्यक्तियों को दंड देगी जो कानून का पालन नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो ये सरकार के 3 अंग हैं। अब यहां पर देखो कि जब हम कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, फॉर एग्जाम्पल, तो मोदी सरकार में ये तो शामिल नहीं है, न्यायपालिका सामान्यतः नहीं है। कभी ऐसा प्रश्न पूछे, ऐसी दुविधा कोई उत्पन्न करे कि भाई जज भी सरकार का हिस्सा है क्या? तो हमें कहना है कि व्यापक रूप में यही है सरकार। जब हम राजनीति विज्ञान के व्यापक नजरिए से गवर्नमेंट को पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ये है, और व्यापक नजरिए से बिल्कुल न्यायपालिका भी सरकार का हिस्सा है। लेकिन सरकार को 2 दृष्टिकोण से आजकल परिभाषित किया जाता है। एक है सरकार का व्यापक अर्थ, तो यह सरकार का व्यापक अर्थ है, यही परंपरागत रूप में काम लिया जा रहा है। लेकिन अब सरकार को सीमित रूप में भी परिभाषित करते हैं, और सीमित रूप में सरकार का मतलब ये होता है केवल राजनीतिक कार्यपालिका। तो सीमित रूप में हम मोदी सरकार शब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन व्यापक रूप में जब हम राजनीतिक संकल्पना के रूप में करेंगे तो सब पूरा तंत्र ही सरकार। आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 उस तरह की चीजें, तो हम देखेंगे पूरा तंत्र सरकार। लेकिन सीमित रूप में सरकार के संदर्भ में किसका प्रयोग होता है? राजनीतिक कार्यपालिका। तो जब मोदी सरकार बात करते हैं तो इसका मतलब मोदी मंत्रिपरिषद, उसमें कलेक्टर भी शामिल है, उसमें अधिकारी भी शामिल नहीं है, तो वो उसका सीमित अर्थ है। बट फिर भी हमें कहना है कि वास्तविक सरकार का ये है वास्तव में सरकार। तो अब हमें फिर वापस आना है, हम संविधान को जान के देखो। एक शब्द को तोड़ने के क्रम में ये हो गया कि हम ये चीज पढ़ते हैं कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा है सरकार का गठन। उसी के क्रम में हमने जाना कि सरकार शब्द किसको कहते हैं, उसी के क्रम में जाना कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है। अब आते हैं कि हमारे संविधान में किस प्रकार सरकार का वर्णन है, क्योंकि हमें तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जाना है कि हमारे संविधान में सरकार का किस प्रकार वर्णन है। ये तो सरकार की सैद्धांतिक बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको किस रूप में रखा गया है। तो अगर हम भारत के संविधान में सरकार की बात करें, ऐसे लिखें कि भारत में सरकार, और संविधान क्या इसके बारे में कहता है, तो हम कह सकते हैं कि भारत में संविधान की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करता है। हमारे संविधान में भी इन शब्दों का प्रयोग है। भारत का संविधान भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में विस्तार से बताता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि संविधान का 50% हिस्सा इसी में चला गया इन संस्थाओं के बारे में बताने। हमारे यहां विधायिका के 2 स्तर माने गए, एक है केंद्र की विधायिका और दूसरा प्रांत की विधायिका। भारत के संविधान में सरकार के 2 स्तर हैं, केंद्र की सरकार अलग, प्रांत की। तो 2 प्रकार की विधायिका का वर्णन है हमारे संविधान में। पहला है केंद्र की विधायिका और दूसरा प्रांत की विधायिका। केंद्र की विधायिका का नाम संसद है। इसका मतलब यदि कोई आपसे ये बताए कि व्हाट इज पार्लियामेंट, संसद के बारे में बताओ, डिफाइन करो, तो हम सीधा कह सकते हैं कि केंद्र की या संघ की विधायिका का नाम संसद है, या वह संस्था दूसरे शब्दों में जो पूरे भारत के लिए, भारत देश के लिए कानून बनाने का कार्य करे, वो संसद है। तो संसद क्या है? केंद्र की विधायिका का नाम। इसी प्रकार जैसे केंद्र में एक विधायिका है, वैसे ही राज्यों की अपनी अपनी विधायिकाएं हैं, हर राज्य की अपनी विधायिका है। और राज्य या प्रांत की विधायिका के लिए संविधान में कौन सा नाम दिया गया है? राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब कोई पूछे कि संसद और राज्य विधानमंडल में क्या अंतर है, तो हम कहेंगे कि दोनों ही विधायिका है। एक भारत की विधायिका है, केंद्र की विधायिका है, उसको संसद बोलते हैं, और दूसरा प्रांत की विधायिका है, राज्य की विधायिका है, उसको राज्य विधानमंडल कहते हैं। संसद पूरे भारत के लिए कानून बनाती है,
और राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए कानून बनाता है। अब ये जो संस्था संसद है, पुनः इसके दो अंग होते हैं। एक है राज्यसभा। आप कहेंगे कि इतनी बेसिक चीजें आप बता रहे हैं, इसका कारण अभी मैं बताऊंगा क्यों मैं राज्यसभा लोकसभा, क्योंकि ये सब 80% 90% लोगों को पता है, फिर भी मैं बता रहा हूं क्यों, उसका कारण बताऊंगा। केंद्र में जो विधायिका है उसको संसद कहते हैं, और संसद के दो हिस्से, दो अंग हैं, राष्ट्रपति भी अंग है, बट संसद के दो सदन हैं। एक है राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। इसका मतलब मान लो कि किसी को कुछ नहीं पता है कि राज्यसभा क्या है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि आज से 5-6 साल पहले मैं ये वाला नहीं पता था। बेसिक में मान के चलता था कि सबको पता है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, बट यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोला, सच्ची बात है कि एक बार क्लास के बाद किसी ने मुझसे पूछा कि भारत में राजा नहीं है, फिर राज्यसभा कैसे है। तो पहली बार आश्चर्य हुआ, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, और जीरो से हमें शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने कभी संविधान नहीं पढ़ा, मान लो कि 10th के बाद साइंस ले लिया, फिर आईआईटी में चला गया, फिर इंजीनियरिंग पढ़ लिया, तो शायद उसके मन में ये चीज थी। तो अब अगर किसी को ऐसा डाउट है कि भारत में राजा नहीं है, फिर राज्यसभा कैसे, तो हमें कहना है राज्यसभा राजाओं की सभा नहीं है। राज्यसभा भारत में कानून बनाने वाली संस्था का एक अंग है, एक हिस्सा है, और कहां पर, केंद्र में। और लोकसभा क्या है, ये भी कानून बनाने वाली संस्था, संसद का एक दूसरा हिस्सा है। तो राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के दो सदन है। विस्तार से संविधान इसके बारे में, एक एक चीज हमें पढ़ना है इसके बारे में, ये जस्ट समझो कि डिस्क्रिप्शन हो रहा है केवल, बहुत विस्तार से संविधान इसके बारे में बताता है, इसका निर्वाचन क्या होगा, योग्यता सब चीज, और इसके बारे में। तो ये हो गया केंद्र। इसी तरह प्रांत में जो विधायिका है उसको राज्य विधानमंडल कहते हैं, और उसके दो अंग होते हैं, उसके दो सदन हैं। एक है विधान परिषद, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं भाई कि विधान परिषद क्या है, तो अभी उसका तकनीकी अर्थ आपको ज्ञात होगा। और दूसरा हिस्सा है विधानसभा। राज्य विधानमंडल एक बड़ा टर्म है, जैसे केंद्र में संसद बड़ा टर्म है और लोकसभा राज्यसभा उसके हिस्से हैं, उसी तरह राज्य में जो विधायिका है, कानून बनाने वाली संस्था, उसका नाम राज्य विधानमंडल है हमारे संविधान में। और राज्य विधानमंडल के दो सदन है, जैसे उधर दो सदन है, इधर भी दो सदन है, विधान परिषद और विधानसभा। आगे पढ़ेंगे कि सारे राज्यों में विधान परिषद है, वो सब तकनीकी चीज आएगी, उसके बारे में चिंता करें, बट यहां जाने की दो सदन हो सकते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो, बिल्कुल जीरो से, अगर आपको बिल्कुल पता नहीं कि विधान परिषद नाम आपने कितनी बार सुना कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव हुए, तो ये कौन से चुनाव, तो आप इसको ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून बनाने वाली संस्था है, विधायिका, उसके एक हिस्से का चुनाव हुआ, बाकी वो क्या है, शक्तियां क्या, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो संविधान विस्तार से इसके बारे में बताता है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, उसका गठन कैसे होगा, उसकी शक्तियां क्या होगी, कानून कैसे वहां पारित होगा, और इनके बारे में। तो ये पहला हिस्सा हो गया भारत के संविधान में विधायिका इस रूप में। अब आते हैं भारत के संविधान में कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ये किस रूप में, कार्यपालिका। जब हम भारत के संविधान में कार्यपालिका की बात करते हैं, अब उसी को मैंने अलग चार्ट बना लिया, तो कार्यपालिका भी भारत में दो स्तर की, जैसे लेजिस्लेचर के दो स्तर हैं, वैसे ही कार्यपालिका के भी दो स्तर हैं, केंद्र और प्रांत। इसका मतलब हम देखते हैं कि जैसे केंद्र में मंत्रीगण है, उसी तरह प्रांतों में भी मंत्रीगण है। अभी आपने देखा कि मोदी जी की अपनी मंत्रिपरिषद है, बट हमने देखा कि पंजाब में मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, यूपी में मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। तो केंद्र में भी कार्यपालिका है, प्रांत में भी कार्यपालिका है। केंद्र की कार्यपालिका में आएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संसद का भी अंग है, फिर भी इसको प्राथमिक रूप से हम कहा रखेंगे कार्यपालिका, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि कोई भी मोदी जी आदेश जारी करे उस पर किसका हस्ताक्षर जरूरी है, राष्ट्रपति। तो इसलिए राष्ट्रपति को भी हम कार्यपालिका में रखते हैं, क्योंकि कलम तो एक ही चली। दूसरा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भी केंद्र की कार्यपालिका में। तीसरा संघीय मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद का मतलब केंद्रीय, केंद्रीय और संघीय का मतलब एक ही है। तो संघीय मंत्रिपरिषद मतलब भारत सरकार की मंत्रिपरिषद, मतलब राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, और अभी जो घोड़े आ गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो सब। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद और केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज। इसका मतलब भारत सरकार की जो सेवाएं, केंद्र सरकार की जो सेवाएं हैं, उसके जो अधिकारीगण हैं। तो इस तरह देखते हैं कि हमारा संविधान विस्तार से इनके बारे में बताता है, इनके बारे में, ये जो कार्यपालिका का हिस्सा है। इसी तरह प्रांत में भी कार्यपालिका होती है, और उसमें शामिल होगा राज्यपाल। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, वैसे ही प्रांतों में राज्यपाल होता है। इसी प्रकार जैसे केंद्र में प्राइम मिनिस्टर है, वैसे ही प्रांतों में मुख्यमंत्री होते हैं। एकदम दो स्तर है सरकार का। तो केंद्र में मोदी जी है, तो प्रांत में दीदी जी है, कहीं योगी जी हैं, अलग अलग जगह, कहीं कैप्टन हुआ करते थे, अभी कोई और है, तो कहने का मतलब प्रांत में सीएम है। इसी तरह प्रांत में भी मंत्रिपरिषद होती है, जिसको हम प्रांतीय मंत्रिपरिषद कहते हैं। जैसे केंद्र में मंत्रीगण है, भारत सरकार के मंत्री है, वैसे हर प्रांत में भी मंत्रीगण, तो प्रांतीय मंत्रिपरिषद। और उसी प्रकार यहां आएगा प्रांतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं और एक अखिल भारतीय सेवा होती है, वो दोनों में कॉमन है। तो अभी मैं थोड़ा सा जानबूझकर तकनीकी जटिलता से बच रहा हूं, इसलिए क्योंकि जब हम शुरू करते हैं किसी चीज को तो एकदम सरल रूप में करते हैं, बाकी वो सब तो अभी दो सेवाओं को हमने केवल लिया जो क्लियर कट आ जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं इन दोनों में मिक्स होती हैं। तो अब देखो केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय सेवाएं, और इधर उसी के समकक्ष है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रांतीय मंत्रिपरिषद और प्रांतीय सेवाएं। अब भारत का संविधान बहुत विस्तार से इन सभी की शक्तियों, नियुक्ति, पदमुक्ति, जो भी XYZ है उसके बारे में प्रकाश डालता है। तो सरकार के गठन के तहत विधायिका आ गई, फिर कार्यपालिका आ गई, और न्यायपालिका का दोहरा तंत्र नहीं है, ये ध्यान रखना है अच्छे से। यहां से सवाल बनते हैं। यहां हमने देखा दोहरा तंत्र है, केंद्र की विधायिका अलग, प्रांत की विधायिका अलग, बिल्कुल दोनों अलग अलग काम कर रही है। तो यूपी का विधानमंडल अलग है, उसके अलग सत्र हो रहे हैं, उसके अलग सब कुछ है, उसका अलग अध्यक्ष है, सब कुछ अलग है, और केंद्र में अलग उम्ब्रेला है, अलग सिस्टम है। इसी तरह कार्यपालिका में भी यूपी का मुख्यमंत्री अलग है, बंगाल का मुख्यमंत्री और केंद्र का प्रधानमंत्री अलग है, मंत्रीगण अलग है, लेकिन जुडिशियरी इस प्रकार का दो नहीं। भारत में विधायिका और कार्यपालिका का दोहरा तंत्र है, ड्यूअल सेट। दोहरे तंत्र का मतलब कि संघ का अलग और राज्यों के लिए अलग, संघ की संसद अलग, राज्य का विधानमंडल अलग, उसमें बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति है, एक जगह MP है, दूसरी जगह MLA। इसी तरह संघ की कार्यपालिका अलग, राज्य की कार्यपालिका अलग, बट न्यायपालिका एकल है। इसका मतलब भारत में संघ या केंद्र की न्यायपालिका नाम से कोई न्यायपालिका नहीं है, और राज्य की न्यायपालिका के नाम से कोई न्यायपालिका नहीं है। हम ये बात कहते हैं कि संघ का विधानमंडल या केंद्र का विधानमंडल, और हम ये बात कहते हैं और सही माना जाता है, लिखते भी है कि राज्य का विधानमंडल, बट हम ये कभी नहीं लिखते हैं कि राज्य की न्यायपालिका, हम केवल न्यायपालिका लिखते हैं। इसका मतलब न्यायपालिका का एकल तंत्र है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जो केंद्र और राज्य दोनों के विवादों की सुनवाई करता है। अब देखो, राज्य के लिए कानून राज्य विधानमंडल बना है, भारत के लिए कानून संसद बना रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राज्य का विवाद हो, केंद्र का विवाद हो, अपील के बाद सारे विवाद कहां पहुंचते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र के विवाद को सुनेगा, और ऐसा नहीं कि केवल राज्य को सुनेगा। इसी तरह हाई कोर्ट उसके नीचे है। हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों में है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि केवल राज्य के विवाद को सुनेगा। आगे जब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, जब लोग एकदम पॉलिटिकल डेप्थ से डेप्थ में जाएंगे,
तो हम देखेंगे कि हाई कोर्ट में भी आप भारत सरकार के काम को चुनौती दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही भारत सरकार के आदेशों को रद्द करता है, भारत सरकार के आदेशों को हाई कोर्ट भी रद्द करता है। याद करो, अभी अगर थोड़ा बहुत अखबार पढ़ते थे, टीवी देखते थे, कोविड का जो सेकंड लहर थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट कितना एक्टिव था। अगर आप अखबार पढ़ते थे, टेलीविजन, कि दिल्ली हाई कोर्ट प्रतिदिन सुनवाई करता था और केंद्र सरकार को निर्देश देता था कि सबका ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित करो, दिल्ली को ऑक्सीजन टैंकर दो, दिल्ली को इतना ऑक्सीजन दो। ये कौन कर रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये मत समझना कि हाई कोर्ट केवल प्रांत के लिए, न्यायपालिका एकल है। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को, हाई कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि दिल्ली को इतना ऑक्सीजन आपको देना पड़ेगा। अगर भारत सरकार असहमत है तो कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब दोनों के मामले दोनों जगह होंगे। और इसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, और फिर उसके नीचे अन्य होता है। तो मुख्य ये तीन है। तो ये ध्यान रखना, यहां हमने दो वर्गीकरण किए, केंद्र और प्रांत। बट जुडिशरी में आपको केंद्र प्रांत नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो अलग अलग नहीं करना, वो ये फिक्र है। सबका बॉस भारत में है सुप्रीम कोर्ट, सारे हाई कोर्ट उसके नीचे है। जबकि राज्य विधानमंडल संघीय विधानमंडल के अधीनस्थ नहीं है। आगे पढ़ेंगे कि दोनों अपनी अपनी जगह स्वतंत्र है। जो विषय राज्य सरकार को सौंपे गए उस पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, उस पर संसद नहीं बनाएगी। और जो विषय केंद्र सरकार को सौंपे गए संविधान के द्वारा, उस पर राज्य विधानमंडल कानून नहीं बनाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सारे मामले की सुनवाई करेगा, हाई कोर्ट सारे मामले की सुनवाई करेगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये बनेगा। तो न्यायपालिका एकल है। हमारा संविधान विस्तार से इसके गठन, शक्ति, नियुक्ति, पदमुक्ति, यहां पर पढ़ेंगे कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबके बारे में विस्तार से बताता है। और ये जो तीन हिस्सा है, हम कह सकते हैं 50% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी में चला गया, 50% से ज्यादा हिस्सा यही है। तो अगर हमें डिस्क्राइब करना हो कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फिर आ जाते हैं सबसे पहले वाले पेज पे कि हम बताएंगे कि संविधान का एक हिस्सा इसका दर्शन है, ये वाला, जिसमें ये चीजें भविष्य के भारत की रूपरेखा है। सबसे बड़ा हिस्सा ये है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र प्रांत सारे स्तरों की बात है। और तीसरा हिस्सा है जिसको विविध के रूप में रखा जाता है, मिसलेनियस, जिसमें अलग अलग प्रावधान है, जैसे नागरिकता। इसका मतलब बहुत मजा आएगा जब हम पढ़ेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, शाहीन बाग में कितना जबरदस्त धरना हुआ था। और ध्यान रखना, अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी बोला है तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं केवल नागरिकता संविधान में पढ़ के छोड़ देंगे। वो शाहीन बाग में जो धरना हुआ था कि वास्तव में सेकुलरिज्म के खिलाफ था वो संशोधन, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। वो जो संसद ने संशोधन किया है नागरिकता में, जिसको लेकर कितना लंबा धरना हुआ, तो वो सारे मुद्दे तो नागरिकता। इसी प्रकार केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध, पंचायत, नगरपालिका, मतलब इस तरह के विविध प्रावधान हैं। और हम कह सकते हैं हमारे संविधान का 15 से 20% हिस्सा इसके लिए। तो ये भारत के संविधान की एक संक्षिप्त रूपरेखा है, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि तीन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है संविधान का दर्शन, जिसमें ये चार चीजें। दूसरा हिस्सा है सरकार का गठन, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संघ की, राज्य की सब आती है। और तीसरे में विविध प्रावधान है, जो अलग अलग प्रावधान है उसको हम विविध रख सकते हैं। तो ये भी एक बेसिक चीज आपको याद रखना, मुझे पता है ये चीज आपको पता है, फिर भी मैंने ये सोचकर बताया है कि जिनको थोड़ा भी नहीं पता है तो उनको ये पता चल जाए कि विधान परिषद क्या होती है, क्योंकि भविष्य में कंफ्यूजन रहेगा जब मैं बोलूंगा विधान परिषद। उनको ये पता होना चाहिए कि कार्यपालिका शब्द का जब प्रयोग किया गया तो कार्यपालिका किसको कहते हैं, विधायिका शब्द का प्रयोग किया उसका मतलब क्या होता है, राज्यसभा क्या होती है, मतलब बेसिक। तो एक चीज ये भी हमने आज देखी कि संविधान को किस प्रकार हम किसी को बता सकते हैं। तो हमें बताना हो तो यही पैटर्न पे बताएंगे कि देखो तीन हिस्सों में बटा है, ये हिस्सा दर्शन है, थोड़ा प्रस्तावना के बारे में बताओ, कभी ऐसे लिखना हो तो थोड़ा प्रस्तावना पे लिखो कि दर्शन के हिसाब से, फिर सरकार के, फिर विविध पे। अब एक चीज और हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग एकदम टू द पॉइंट अपने सिलेबस को शुरू करेंगे। और जैसा हमने कहा कि एक एक शब्द को उसमें से पढ़ेंगे। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज आती है जिसको लेकर ज्यादातर छात्र कंफ्यूज रहते हैं। जब हम भारत के संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे, उसके एक एक संस्था को, उसके एक एक पदाधिकारी को, तो कई बार आप सुनते हैं कि धन विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। और आगे पढ़ते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को, जब वो टॉपिक आएगा लोकसभा का अध्यक्ष, तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा, नहीं लिखवाऊंगा, कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। तो पहला वर्ड आया साधारण बहुमत, दूसरा प्रभावी, फिर आ जाएगा संविधान में संशोधन, तो विशेष बहुमत से किया जाता है। तो कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि साधारण बहुमत का मतलब कितने लोग का वोट डालने से होगा, प्रभावी बहुमत का मतलब कितने लोगों का वोट डालने से होगा, विशेष बहुमत का मतलब क्या होगा। इसका मतलब कि ये चीज अभी आगे बार बार आएगी जब ये बताया जाएगा कि फला काम साधारण बहुमत से होता है, फला काम प्रभावी बहुमत से होता है। तो बेहतर हो कि यहीं पर इन सारे बहुमत के प्रकारों को तकनीकी रूप से जान लें कि टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, ताकि भविष्य में जब राष्ट्रपति पर महाभियोग को हम पढ़ें तो जैसे मैं बोलूं फला बहुमत तो आप तुरंत कैच कर रहे हैं वो वाला बहुमत उतनी संख्या। जब मैं कहूं कि जज की पदमुक्ति तो आपके फला वाला बहुमत, जब मैं कहूं धन विधेयक तो फला वाला बहुमत। तो भारत के संविधान में बहुमत के प्रकार, इसको भी एक बार जान लेना जरूरी है। अगर अभी नहीं जानेंगे तो हर 2 दिन के क्लास के बाद प्रॉब्लम आएगी। तो बेहतर हो कि एक ही बार जान लें। एक हेडिंग दो, भारत के संविधान में बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में बहुमत के प्रकार, भारत के संविधान में बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुमत के प्रकार। आइए जानते हैं कि भारत के संविधान में कितने प्रकार का बहुमत है। सबसे पहला लिखो साधारण बहुमत। साधारण बहुमत इंग्लिश में कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी, यह बहुमत का पहला रूप है, सिंपल मेजॉरिटी। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं कि साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी क्या है। इसकी परिभाषा लिखो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। इसकी परिभाषा होगी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या है। यहां पर देखिए 2 शब्द हैं, उपस्थित और दूसरा मतदान, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे किसी एक सदन का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि जनरली बहुमत की जरूरत कहां पड़ेगी, लोकसभा में जब वोटिंग होगी, राज्यसभा में। तो जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की कुल संख्या है 543, 543। पहले 545 होता था, बट आपको पता होना चाहिए कि जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं 104 संविधान संशोधन के द्वारा वो खत्म हो गया। तो अभी आएगा, वो चिंता मत करो, वो संशोधन भी आएगा सही। बट अभी इतना जानिए कि 543 लोकसभा की कुल संख्या कितनी है, 543। अब मान लो कि लोकसभा की बैठक हो रही है और किसी दिन बैठक हुई, तो उस बैठक में उस पर्टिकुलर दिन उपस्थित हुए 200 सदस्य, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रत्येक सदस्य का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बैठक नहीं थी और 200 मेंबर उपस्थित हुए और
उस दिन मतदान हुआ किसी विषय पर, तो जब वोटिंग का टाइम आया तो 200 में से केवल 180 सदस्यों ने वोट डाले, क्योंकि सदन में उपस्थित होकर भी मतदान करना अनिवार्य नहीं है। यदि आप लोकसभा या राज्यसभा की कभी कार्यवाही देखना, तो लोकसभा हो या राज्यसभा, हर एक सांसद की सीट आवंटित है। जैसे यहाँ पर है कि पहले आओ, पहले जो जहाँ बैठ गया, किसी की आवंटित नहीं है सीट। बट लोकसभा में ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग रहते हैं, तो एडजस्ट कर लेते हैं। वहाँ पे तो खूंखार लोग रहते हैं, तो वहाँ अगर सीट अलॉटेड नहीं रहेगी तो बिना जब सीट अलॉटेड है तब तो एक दूसरे का गलत दबा है राज्यसभा, तब तो एक दूसरे को मार भी डालेंगे कि ये सीट मिली। तो जो भी सोचते ये कारण नहीं रहा होगा, बट जो भी हो कि लोकसभा में सबकी सीट अलॉटेड है, ये फला की सीट रंगा प्रसाद, ये बिल्ला, सबकी सीट आवंटित है। हर सीट पर 3 कलर का बटन लगा हुआ, 3 कलर के बटन लगे हुए हर सीट पे, वो वोटिंग के लिए होता है। और अध्यक्ष का चेयर कभी देखना कि ऊपर होता है, तो ओम बिरला साहब कहेंगे कि सदस्य का वोट डालो, अब आप मतदान करिए। तो मतदान का मतलब ये नहीं कि खड़े होकर कहीं बैलेट करते हैं, वो वाला नहीं है। अपनी अपनी सीट पर बैठकर वो 3 में से कोई एक बटन दबा देंगे। 3 बटन कौन कौन सा है? लाल, हरा और पीला। इसको कैसे याद रखोगे? रेड लाइट से। रेड लाइट पे कौन कौन सा होता है? और वही यहाँ भी है कि ग्रीन कलर गाड़ी निकाल के ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड कलर रुक जाओ, और येलो कलर जब जलता है तो उसका ट्रैफिक में क्या मतलब है कि आसपास देख लो, कोई नहीं है तो निकल जाओ, और कोई है तो सावधान हो। ग्रीन का मतलब कि बिना देखे निकल जाओ। पर भारत में ग्रीन मैं कहता हूँ देख लो, क्योंकि ग्रीन में भी आदमी इधर करता है। मतलब पश्चिमी देशों के लिहाज से ग्रीन का मतलब सब रुका हुआ है, बट यहाँ पे ग्रीन में भी देख लो। तो कहने का मतलब लाल, हरा, पीला। यदि आप प्रस्ताव के विपक्ष में हैं तो जो सांसद विपक्ष में है वो कौन सा बटन दबा देगा? लाल। जो पक्ष में है वो हरा बटन दबा देगा। और जो वोटिंग में भाग नहीं लेना चाहता है, निष्पक्ष रहना चाहता है, तटस्थ रहना चाहता है, वो या तो कोई बटन ना दबाए, तभी उसका वोट काउंट नहीं होगा, या फिर पीला बटन दबाए। तो इस तरह देखते 3 बटन है, सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है, और सारा कनेक्शन कहां पे है? अध्यक्ष के आसन के पास। तो वोटिंग संपन्न होगा, 2-3 मिनट का अध्यक्ष समय देगा कि आराम से बटन दबा लो, ऐसा नहीं छूट जाए किसी का। और जब सबसे पूछेगा कि क्या सबने वोटिंग कर लिया, तो सब कहेंगे हाँ हमने कर लिया अध्यक्ष महोदय, तो अध्यक्ष के आसन के पास जो अपना बटन है वो दबाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा कि यस में इतने लोग, नो में इतने लोग, और इतने लोगों ने वोट नहीं डाला, और इसलिए प्रस्ताव पारित हुआ या नहीं हुआ। तो अब देखो कि सदन में उपस्थित होकर मतदान करना अनिवार्य नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हम पक्ष विपक्ष में हो, तटस्थ भी हो सकता है। कई बार पूरा दल भी यह निर्णय लेता है कि हम चर्चा में भाग लेंगे, बहस में भाग लेंगे, बट हम वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। याद करिए 2018 में ये मोदी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। अभी पढ़िए अविश्वास प्रस्ताव, सारे प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव कटौती जितना है, बट अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। वो किसके द्वारा लाया गया था? चंद्रबाबू नायडू के दल के द्वारा, तेलुगु देशम। क्यों लाया गया था? तो चंद्रबाबू नायडू का यह कहना था कि जब लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता था 2014 में, तो भाजपा ने, अमित शाह ने, मोदी जी ने इनको आश्वासन दिया था कि हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ो, जब हम सबकी सरकार बन जाएगी तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दे देगी। ये उनका कहना था। बट जब सरकार बन गई तो इन्होंने दर्जा नहीं दिया। यहाँ पर चंद्रबाबू भी एक राजनीति की तरह 3-4 साल तक मंत्री बना रहा, फिर सरकार से अलग हो गया और सरकार को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। तो सबको पता था कि पारित नहीं होगा, बट फिर भी जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो शिवसेना, एक दल है शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाला, वानर सेना भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि काम वानरों वाला है, नाम शिव जी का है। तो शिवसेना मोदी सरकार से नाराज भी चल रही थी उस समय, लेकिन खुलकर अगेंस्ट नहीं होना चाहती थी। तो शिवसेना ने क्या निर्णय लिया कि हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेंगे, हम सदन में मौजूद रहेंगे। हमारे सांसदों को निर्देश दिया तुम जाओ सदन में बैठो, मोदी सरकार के खिलाफ बातें करो, लेकिन मतदान में उसके खिलाफ मत, सरकार को गिराओ मत। इसका मतलब यह जानना है कि उपस्थित होकर भी मतदान में भाग लेना अनिवार्य नहीं है। तो एक सिचुएशन की बात करो कि किसी दिन सदन में 200 लोग उपस्थित हुए और 20 लोग शिवसेना वाले थे जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, वोटिंग में भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर क्या है? उपस्थित और मतदान। तो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग कितने थे? 180, जो उपस्थित होकर मतदान भी करे। तो मतदान शब्द से भी काम चल जाता है, पर हमारे संविधान में कौन सा शब्द प्रयोग में हुआ है? उपस्थित और मतदान। तो हमें भी क्या लिखना है? उपस्थित और मतदान। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। अब यदि केवल बहुमत शब्द है, उसके आगे पीछे विशेष कुछ नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब होगा 50% से ज्यादा। इसका मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले यहाँ कितने हैं? 180। पहले 180 को किससे डिवाइड करेंगे? 2, अब हो गया 50%, और प्लस 1 कर देंगे, 91। उपस्थित 200 है, मतदान में 180 भाग ले रहे हैं। उपस्थित और मतदान करने वाले कितने हुए? 180। तो 180 का 50% से ज्यादा लोग यदि पक्ष में है तो प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित माना जाएगा। 180 का 50% क्या हो? डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 1, इसका मतलब 91 लोग यदि प्रस्ताव के पक्ष में है तो माना जाएगा कि प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हुआ है। तो साधारण बहुमत की परिभाषा क्या बतानी है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको और टेक्निकल करता हूँ, क्योंकि हमें आसान नहीं, थोड़ा सा जटिल को भी जानना चाहिए। यहाँ पर हमने आपको एक आसान नंबर दे दिया 180, बट मान लीजिए कि यह संख्या 180 नहीं होती, 179 होती। ऐसा भी तो हो सकता है। कोई जरूरी है कि बीसी व्यक्ति हो सकता है कि उपस्थित हुए 200 और मतदान में कितने लोगों ने भाग लिया? 179। तो अब उपस्थित और मतदान करने वाले कितने हैं यहाँ? 179। तो 179 का साधारण बहुमत कैसे निकलेगा? इसका तरीका देखो क्या होगा कि सम संख्या में तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 करेंगे। सम संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। लेकिन अगर विषम संख्या जैसे यहाँ पे, तो विषम संख्या में 179 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, संख्या क्या आ गई? 89.5। अब 89.5 कैसे लेंगे? क्या एक सांसद को काट देगा 20 से? ऐसा तो नहीं करेगा, कर देता तो अच्छा ही रहता, लेकिन ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि ऐसी परमिशन नहीं है। तो 89.5 आ गया। यहाँ कैसे होगा? अगर 1 ऐड करेंगे तो 90.5 आएगा। तो अब देखो इंडिया में, ये तो हमने एक फॉर्मूला बताया। एक दूसरा इसी से संबंधित एग्जांपल लो कि मान लो आगे हम पढ़ेंगे आरक्षण। भारत में आरक्षण भी चलता है, कहीं पर 36 पद निकले, हो सकता है 40 पद, 33 पद, ऐसे भी पद निकलते हैं। कोई जरूरी है कि 100-200 एकदम फिक्स में निकलता है। 36 पद निकले, 12 पद निकले, 11 पद निकले। अब 36 पद में जब फॉर एग्जांपल अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू किया गया, तो मान लो संख्या निकल कर आई 5.4 निकल सकता है, क्योंकि आरक्षण तो परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है। तो अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण है। गणित मेरा कमजोर है, 36 का 15% क्या होगा? एक करके देख लेते हैं, कैलकुलेटर है, इसी संख्या से तो क्लियर हो जाएगा। 36 का 15%, 5.4। मतलब यकीन मानिए, मुझे याद नहीं था, मतलब तुक्का कहने या जो भी मुझसे ऐसे निकल गया, मैं सही बता रहा हूँ, पर सही में इसका 5.4 आ गया। मतलब इस कक्षा में कुछ है क्या ऐसा? कल मैंने मतलब अनजाने मेरे मुंह से निकल गया कि बारिश होगी, तो देख ऐसे निकला बारिश, और बारिश टाइप से हो गया। तो मैं जरूर जाते जाते बोल दूंगा कि सारे आईएएस बनेंगे, एक बार जरूर बोल दूंगा। यकीन मानिए मैंने किया, मतलब ऐसे 5.4 मेरे मुंह से कुछ भी लिखना था लिख दिया, अभी कैलकुलेट किया तो एग्जैक्ट 5.4 है, ये सही बता रहा हूँ। तो चलो एनीवे, अब 5.4 आ गया। तो 5.4 अनुसूचित जाति का पद कैसे भरोगे भैया? क्या 0.4 मतलब उतना काट करके बैठाएगा? कैसे देगा पद? पद कोई कद्दू कोहरा तो है नहीं।
कि थोड़ा सा काट के इसको दे दिया जाए 600 ग्राम 400 ग्राम, कैसे होगा? इसका मतलब इसको भी जान लेना जरूरी है कि इंडिया में कहीं भी पॉइंट का फॉर्मूला आए तो क्या होगा। तो देखो उसी को यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ 89.5 आया, कहीं पर 5.4 आएगा, कहीं 36.2 आएगा। तो इंडिया में क्या फॉर्मूला अपनाया जाता है अगर कहीं भी पॉइंट की बात हो तो क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला ये है कि 0.4 तक, इसका मतलब 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 तक पुरानी संख्या ही रहेगी, जो ओल्ड नंबर है वो रहेगा। कहां तक? 0.4 तक। और 0.5 या उससे ज्यादा होने पर अगली संख्या ली जाएगी, नेक्स्ट नंबर। तो अगर 0.5 है या 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है या 0.9 है तो अगली संख्या ली जाएगी, नेक्स्ट नंबर दिया जाएगा। इसका मतलब इस वाले पे आओ यहां कि अगर अनुसूचित जाति को 5.4 सीटें हैं तो कितनी सीटें अनुसूचित जाति से बढ़ी जाएंगी? 5 सीटें। और अगर 5.6 सीटें होती तो अनुसूचित जाति को 6 मिलता, इवन 5.5 होता तो अनुसूचित जाति को 6 सीटें मिलती। ये फॉर्मूला चलता है क्योंकि सीटों को काट नहीं सकते। अब उस लिहाज से देखो तो 89.5 का मतलब क्या होगा बताइए? 90। तो ऑनलाइन में यही मजा नहीं आता था पूछने वाले, इसलिए शिक्षक के रूप में भी निराश हो जाते। मतलब कैमरा है, मैं इमेजिन करता हूँ अभी भी मॉर्निंग में वही वाली बैचें चलती है तो सामने केवल एक कैमरा होता है, ये होता है कोई होता ही नहीं। मतलब एक लगता है कि किस भगवान ने कोई शाप दिया हुआ था, कभी ऐसा कोई गलत काम किया होगा शायद, जिसके कारण ये दिन दुनिया में देखना पड़ा कि कोई नहीं है कमरे में, कैमरा है, कैमरे के सामने 2.5 घंटे बोले जा रहे हैं। यहाँ का माहौल अलग होता है। तो कल मैं बहुत खुश होकर अपने घर पहुंचा तो सब बोले थे आज इतना खुश क्यों है, तो उसका कारण केवल मैं ही जानता हूँ। ये जो मजा है, मतलब पढ़ाना भी तब मजा होता है जब इस प्रकार का माहौल हो। तो चलो यहाँ पे आते हैं 89.5 का मतलब क्या होगा? 90। अब देखो यहाँ पे क्या फिर 1 प्लस किया जाएगा? नहीं, ध्यान रखिए जब सम संख्या है तो हमने +1 किया। क्यों? क्योंकि 90 आ गया, बराबर हो गया, तो हमें +1 करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हम केवल अगली संख्या लेकर छोड़ देंगे, ये ध्यान में रखना। इसका मतलब यहां पर 91 नहीं होगा, यहां पर साधारण बहुमत किससे तय होगा? 90 से। तो इसलिए 90 से तय होगा कि 90 पक्ष में हुए, टोटल 179 है तो ऑटोमेटिकली विपक्ष में कितने हो जाएंगे? 89। तो यहां पे आपको केवल 90 लिखना है, अगली संख्या 91 नहीं। तो इस तरह से यह है साधारण बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत बहुत ही आसान है। फिर से एक बार समझ लो कि उपस्थित 200 हुए, मतदान में 180 ने भाग लिया तो 91 लोग अगर प्रस्ताव के पक्ष में है, पारित हो जाएगा। और अगर 182 हुआ तो 90 लोग प्रस्ताव के पक्ष में है तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। यह भारत के संविधान में वर्णन किया गया पहला बहुमत है, जिसको हम कहते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला है। हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रयोग भारत के संविधान के तहत इसी बहुमत का है। इसका मतलब भारत की संसद में ज्यादातर काम किस बहुमत से होता है? साधारण बहुमत से। इसलिए क्योंकि साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, मतलब संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ के। अब देखो फिर जो नए लोग हैं वो ये चिंता मत करना कि क्या क्या टर्म्स बोल रहे हैं, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। जब संसद टॉपिक आएगा, साधारण विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है, दोनों कैसे पारित होते हैं। तो भारत में ज्यादा से ज्यादा विधेयक किस बहुमत से पारित होंगे? साधारण बहुमत। यदि संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ दें तो बाकी सारे विधेयक, चाहे वो साधारण विधेयक हो, चाहे धन विधेयक हो, चाहे वित्त विधेयक हो, ये सब साधारण बहुमत से पारित होता है। तो ज्यादातर विधेयक, इसी तरह संसद में ज्यादातर प्रस्ताव जो लाए जाते हैं वो साधारण बहुमत से पारित होते हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, जैसे विश्वास प्रस्ताव। ये सब हमें आगे पढ़ना है, बस केवल अभी मैं नाम लेकर सबको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ होगा। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, वहां पर गिलोटिन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संसद में बहुत तरह के प्रस्ताव होते हैं और वो सारे प्रस्ताव, ज्यादातर प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होते हैं? साधारण। तो भारत के संविधान में सबसे ज्यादा यदि किसी बहुमत का प्रयोग बताया गया है संसद की कार्यवाही में तो वो साधारण बहुमत है। तो सबसे पहले हमने कौन सा बहुमत देखा? साधारण बहुमत। परिभाषा क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। यहाँ बहुमत का मतलब 50% से ज्यादा, सम और विषम का अंतर आपने देखा। अब आते हैं दूसरा बहुमत। भारत के संविधान में बहुमत का दूसरा प्रकार है प्रभावी बहुमत। इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी। भारत के संविधान में बहुमत का जो दूसरा रूप बताया गया वो है प्रभावी बहुमत। इसको कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं कि ये क्या है। इसकी परिभाषा लिखो, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव मेंबरशिप। प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव मेंबरशिप। अब एक नया टर्म आ गया कि भाई ये क्या है, क्योंकि इसको जाने बिना हम वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आगे लिखो, प्रभावी सदस्य संख्या बराबर इफेक्टिव मेंबरशिप बराबर प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, वैकेंसी। प्रभावी सदस्य संख्या का फॉर्मूला क्या है? प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। तो जानते हैं कि रिक्ति का मतलब क्या होता है? रिक्ति का मतलब है कि कोई पद भरा गया बट समय से पहले खाली हो गया। जैसे रिक्ति के कई तरीके हो सकते हैं। मान लो कि लोकसभा में चुनाव हुए तो 543 सीटें चुनाव से भर गई, लेकिन थोड़े समय के बाद, महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद दो सांसदों ने दो अन्य सांसदों का गला दबा दिया, मृत्यु हो गई दो व्यक्ति। तो गला दबाने से भी हो सकती है, जैसे भी हो, मतलब मृत्यु हो गई। तो रिक्ति का एक रूप क्या है? मृत्यु। मृत्यु हो गया तो पद रिक्त हो गया। मृत्यु का दूसरा तरीका हो सकता है त्याग पत्र। जब दो लोगों का गला दबाया गया तो बाकी दो लोग डर गए, वो घटना देख के उन्होंने वहीं पे त्याग पत्र दिया। ये कहते हैं कि जान है तो जहान है, भागो यहाँ से, जिंदा बचो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि कई बार त्याग पत्र भी दे सकता है कोई सांसद। किसी सांसद का मोदी जी की तरह मन हो कि झोला उठाए और कैलाश की ओर चल पड़े, तो झोला उठा सकता है, फकीरी करते हो, त्याग पत्र दे सकता है। तो रिक्ति का दूसरा रूप क्या है? त्याग पत्र। तीसरा है निर्वाचन रद्द होना। कोई चुनाव तो जीत गया लेकिन बाद में उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा हो गया और पाया गया कि गलत तरीकों का प्रयोग करके चुनाव जीता। तो ये सब रिक्ति के तरीके हैं। रिक्ति का मतलब क्या है? पद खाली हो जाना। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि यह स्थिति बदलती रहेगी, बट मान लो कि कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 3 लोगों ने त्यागपत्र दे दिया और 2 लोगों का निर्वाचन रद्द हो गया। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर रिक्ति कितनी है? 7। तो ये बदलती रहती है। फिर चुनाव हो जाएगा उसी पे तो रिक्ति खत्म हो जाएगी। बट फॉर द टाइमिंग जब तक चुनाव नहीं है तब तक रिक्ति है। तो अगर इस सिचुएशन की बात करें तो रिक्ति 7 है। अब अगर हम लोकसभा की बात करें
तो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543, 543 तो टोटल है। और इस परिस्थिति में रिक्तियां कितनी है? 7। तो प्रभावी सदस्य संख्या इस पर्टिकुलर टाइम पे लोकसभा की क्या होगी? 543 माइनस 7 कितना होगा बताओ? 536। तो 536 प्रभावी सदस्य संख्या। तो अब मैं समझता हूं कि प्रभावी सदस्य संख्या का फॉर्मूला क्लियर हो रहा है। बहुत ही आसान है, गणित है लेकिन बहुत आसान गणित है, सी साइड वाला गणित नहीं है। प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। ऑफ कोर्स ये संख्या बदलती रहती है, स्टेबल नहीं है। कल को 2 लोगों की और मृत्यु हो गई तो 534 हो जाएगी, फिर 4 सीटों पे चुनाव हो गए तो घट जाएगा, बदलता रहता है, पर प्रतिदिन नहीं बदलता है। ऐसा नहीं कि प्रतिदिन रिक्ति हो रही है, बट हाँ एक अंतराल के बाद ये परिवर्तनशील होता है। तो ये संख्या स्थायी है, जब तक कानून में बदलाव ना किया जाए तब तक 543 फिक्स है, बट ये संख्या आज अलग है, 10 दिन के बाद अलग हो सकती है। अब हमने देख लिया कि प्रभावी सदस्य संख्या क्या है। प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। तो अब हमें निकालना है प्रभावी बहुमत। और प्रभावी बहुमत की परिभाषा क्या है? प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। इसका मतलब यहाँ प्रभावी सदस्य संख्या 536 सम संख्या है, यहाँ भी वही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर करेंगे 536 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कितना होगा? 269। 269। इसका मतलब यदि 269 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होंगे तब प्रस्ताव पारित होगा। तो पीछे देखो 91 सदस्य से काम चल गया, बट यहाँ 91 से काम नहीं चलेगा। यहाँ कम से कम 269 आना पड़ेगा सदन में, और कम से कम 269 सदस्य पक्ष में होंगे तभी प्रभावी बहुमत से पारित होगा। तो साधारण बहुमत प्रत्येक दिन बदलता है। आज 180 मेंबर्स ने वोट डाला और कल हो सकता है 190 ने डाला, तो आज अलग था, साधारण बहुमत कल अलग है। बट प्रभावी बहुमत प्रतिदिन नहीं बदलेगा, ये कब बदलेगा? 6 महीने के बाद। प्रभावी बहुमत और प्रभावी बहुमत का मतलब है कि इतने लोगों को आना ही पड़ेगा सदन में। तो अगर किसी दिन केवल 200 लोग आए और ये वाला फिगर है, तो साधारण बहुमत से तो वो प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, अगर वो वाला प्रस्ताव है तो पारित कर सकते हैं, लेकिन वो प्रभावी बहुमत वाला प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते क्योंकि 269 चाहिए। मतलब ये संख्या बदल भी सकती है, बट कहने का मतलब ये संख्या। तो ये हमने देखा प्रभावी बहुमत क्लियर हो रहा है, प्रभावी बहुमत साफ साफ क्लियर हो रहा है। अब आते हैं इसका प्रयोग कहां होता है भारत के संविधान में, इसका प्रयोग कहां हुआ है? तो इसका प्रयोग 8 जगहों पर है। अब आप कहेंगे 8 कैसे याद रहेगा? भारत के संविधान में 8 जगह इसका प्रयोग है, और बहुत ही आसान है, अभी 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। 8 जगह याद हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसा कोई जादुई फॉर्मूला है? कोई जादुई फॉर्मूला, बहुत ही आसान चीज है, बट अभी याद हो जाएगा कि 8 जगह इसका कैसे प्रयोग होता है, कहां कहां होता है। अब देखो, पहला सदन है लोकसभा केंद्र में, संसद का, ये हमको याद है। और दूसरा केंद्र में सदन है राज्यसभा। इसी तरह राज्य में सदन है विधानसभा और विधान परिषद, तो ये 4 आपको याद रहेगा। फिर हमें देखना है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, ये आगे पढ़ेंगे कि उसका एक पदाधिकारी होता है जिसको अध्यक्ष कहते हैं, जैसे भी ओम बिरला। और लोकसभा का एक उपाध्यक्ष भी होता है, ये लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं। राज्यसभा में नाम बदल जाता है और राज्यसभा में सभापति होता है, बात वही है, बट नाम, चूंकि ये पद ब्रिटेन से लिया गया है तो ब्रिटेन वाला नाम हमने लिया, और ये वाला जो पद है अमेरिका से लिया गया, तो इसलिए हमने अमेरिका वाला नाम ले लिया। और कोई नहीं, दोनों का फंक्शन लिखिए, थोड़ा बहुत करते हैं। तो राज्यसभा में इसको क्या कहते हैं? सभापति, क्योंकि अमेरिका के सीनेट से प्रभावित है, वो पढ़ेंगे तुलनात्मक संविधान में। और वहां सीनेट के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं, और इसको स्पीकर कहते हैं। तो वो नाम कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सभापति, और यहाँ पर उपसभापति। इसी तरह विधानसभा राज्य में है, तो विधानसभा में भी कौन होगा? अध्यक्ष। और विधानसभा में दूसरा पदाधिकारी कौन होगा? उपाध्यक्ष। और इसी तरह विधानसभा में सभापति होता है, और विधानसभा में भी एक उपसभापति होता है। तो अब आपको 8 पदाधिकारी याद हुए, बिना देखे आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और सभापति, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, 8। ये जो 8 पदाधिकारी हैं, इनकी पद मुक्ति में, ध्यान रखना, इनके निर्वाचन में नहीं, इनको हटाने में, इनकी पद मुक्ति में, दूसरे शब्दों में हटाने में प्रभावी बहुमत का प्रयोग होता है। तो 8 जगह इसका प्रयोग होता है। और वो 8 मामले कौन से? ये 8 पदाधिकारी को हटाने में, चुनने में नहीं, चुनने में अलग बहुमत है, चुनने में साधारण बहुमत है, लेकिन जब इनको हटाया जाएगा, इसका मतलब ओम बिरला को अगर हटाना हो, अध्यक्ष के पद से हटाना हो ओम बिरला को, तो लोकसभा में वोटिंग करवानी पड़ेगी और प्रभावी बहुमत निकाला जाएगा कि इस टाइम पे प्रभावी बहुमत क्या है, और उतने मेंबर्स को उस दिन लोकसभा आना पड़ेगा कम से कम, और उतने मेंबर्स को कम से कम ओम बिरला के खिलाफ वोट डालना पड़ेगा, तब ओम बिरला हटेंगे। ये 8 पदाधिकारी को हटाने में प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक हमने कितना बहुमत देख लिया भारत के संविधान में? 2 बहुमत। कौन कौन सा? साधारण बहुमत और दूसरा प्रभावी बहुमत। अब आते हैं तीसरा बहुमत, यह है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी। क्या कोई दिक्कत है? ये वाला बंद करवा दें, इधर इसी कम कर दीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलिए, विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी को समझते हैं कि विशेष बहुमत क्या है। इधर वाला विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी, ये समझना है। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? 2/3 बहुमत। जैसे मान लो कि हमें 100 का विशेष बहुमत निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल, तो 50% नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 100 इंटू 2/3 बराबर आ गया 66.6। अब देखो पॉइंट का फॉर्मूला कैसे यूजफुल होता है, क्योंकि साधारण में तो 0.5 ही आना है, पर इसमें अलग भी आ सकता है। इसका मतलब यहाँ विशेष बहुमत कितना माना जाएगा? 67। तो विशेष, अच्छा, इसमें +1 नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पॉइंट का मामला है वहाँ आपको अगली संख्या लेनी है, सेम संख्या लेनी, +1 नहीं करना है, +1 यहाँ नहीं करना है। तो विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत। जब भी हमें विशेष बहुमत निकालना है तो 2/3 निकालेंगे। अब ये जो विशेष बहुमत है, इसका मतलब है 2/3। लेकिन ये विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है, तीनों जगह 2/3 निकालते हैं, बट किसका 2/3? किस नंबर का 2/3? तो इसको लेकर विशेष बहुमत के 3 प्रकार हैं। तो लिखो, विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। एक एक करके समझते हैं। पहला लिखो, पहले प्रकार का विशेष बहुमत या फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल। 3 प्रकार का है तो उसमें लिखो पहले प्रकार का विशेष बहुमत। पहले प्रकार का विशेष बहुमत, विशेष बहुमत 3 प्रकार का है तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को समझना है। पहले प्रकार का विशेष बहुमत, इसकी परिभाषा लिखो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो पहले प्रकार के विशेष बहुमत की परिभाषा है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। जैसे एग्जांपल से लो, मान लो हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 543 है। किसी दिन बैठक हुई लोकसभा की, तो वही आंकड़ा ले लेते हैं जो पीछे लिया था। उपस्थित होते हैं कितना लिया था, 200, और मतदान में भाग लेते हैं 180। वही आंकड़ा ले लेते हैं कि यहां भी वही होगा। तो अगर साधारण बहुमत वाला प्रस्ताव है, मान लो साधारण विधेयक पारित किया जाना है, तो डिवाइडेड बाय 2+1 करेंगे। लेकिन अगर विशेष बहुमत की उस दिन रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा प्रस्ताव लाया गया जिसके लिए पहले प्रकार के विशेष बहुमत की जरूरत है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, इसका मतलब 180 का 2/3 कितना होगा, 120। +1 नहीं करना, ये ध्यान रखना, पॉइंट हो जाएगी, इसमें हमें +1 नहीं करना है, केवल 2/3। इसका मतलब साधारण बहुमत में 91 से प्रस्ताव क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर विशेष बहुमत से पारित करना हो तो 180 में 120 की सहमति चाहिए। तो थोड़ा सा साधारण की तुलना में यार डिफिकल्ट है। तो इतना ही केवल अंतर है। और यहां पर भी अगर 179 हो जाए तो पॉइंट आप निकालिए। जब देखो पॉइंट का सिग्निफिकेंस या पॉइंट 2 भी आ सकता है, पॉइंट 1 भी, जो भी मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट 179 अगर हो तो निकाल देंगे 179 का 2/3 जो भी संख्या आती है। यहां भी +1 ऐड नहीं करना है। अगर पॉइंट 4 तक आता है तो ओल्ड नंबर ले लेंगे, और पॉइंट 5 या ज्यादा आता है तो नेक्स्ट नंबर ले लेंगे। तो यह है पहले प्रकार का विशेष बहुमत। अगर हमने साधारण समझ लिया तो समझो उसी का बड़ा भाई है। साधारण में 50% +1 करना है, और पहले प्रकार के विशेष बहुमत में 2/3 करके छोड़ देना। भारत के संविधान में इसका प्रयोग कितनी जगह हुआ है, कितनी जगह हुआ है बताइए, 2 जगह। कहां कहां, 312। बहुत अच्छा, तो इसका प्रयोग केवल 2 जगह हुआ है, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। ये आप नोट कर लीजिए कि ये जो पहले प्रकार का विशेष बहुमत है, इसका प्रयोग केवल 2 जगह हुआ है। किस आर्टिकल में, 249 और 312। अब ये क्या है आर्टिकल, ये हम लोग जब पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, इवन लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक स्थिति पढ़ेंगे कि क्या लोकसभा और राज्यसभा परस्पर पूरक है, परस्पर विरोधी है, दोनों की तुलनात्मक शक्ति क्या है, तो वहां ये दोनों आर्टिकल आएंगे। तो इसलिए अभी मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करना, केवल एक फैक्ट के रूप में क्या आपको नोट कर लेना है, अभी पूछते एग्जाम में। तो ये पहले प्रकार का विशेष बहुमत 249 में, तो 249 के तहत जब काम किया जाता है आर्टिकल के तहत, वो क्या काम है वो आगे डिस्कस करेंगे। और आर्टिकल 249 के तहत जब सदन में काम होता है तो पहले प्रकार का विशेष बहुमत चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए। और अगर 312 के तहत काम होता है तब ये वाला नंबर चाहिए। तो यह है पहले प्रकार का विशेष बहुमत। परिभाषा है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब आता है दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। देखो, सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। और हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में यदि कोई बहुमत से समझने वाली चीज है तो यही, अगर कोई थोड़ा डिफिकल्ट है, टेक्निकल है, या थोड़ा दिमाग अप्लाई करना पड़ता है तो ये वाला है, बाकी सब तो आसान है। इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझो, एग्जांपल देकर मैं समझाऊंगा कि ये दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या है। पहले इसकी परिभाषा लिखो। उपस्थित और, यहां पर पहला हिस्सा सेम है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो पहला हिस्सा तो वही है, लेकिन इसमें एक और चीज जुड़ जाएगी। तो लिखो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल के आधे से कम ना हो, जो कुल के आधे से कम ना हो। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल के आधे से कम ना हो। इसका मतलब पहले विशेष बहुमत में एक और नई कंडीशन जुड़ गई कि कुल के आधे से कम ना हो। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, तब क्लियर होगा। लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा की कुल संख्या कितनी है, 543, 543। तो यहां पर एक वर्ड है कुल का आधा, तो इसका कुल का आधा निकाल लेते हैं कि कुल का आधा कितना हुआ, बताइए 543 का आधा। पहले पॉइंट में बताओ कितना होगा, 271.5। उसको कितना मानेंगे, 71 या 72, 272। कुल का आधा 272, क्योंकि 271.5 हो रहा है, तो 0.5 है इसका मतलब, ये संख्या, तो कुल का आधा हो गया 272। अब मान लीजिए कि किसी दिन, जैसे फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर, आज के दिन की मैं बात करूं, कि किसी पर्टिकुलर दिन, जैसे आज 1 अक्टूबर 2021 को, मान लो अभी कहीं सत्र नहीं चल रहा बैठक में, फिर भी इमेजिन करिए कि बैठक हो रही है लोकसभा की, और 1 अक्टूबर 2021 को लोकसभा में उपस्थित होते हैं 200 सदस्य, या इसको कर लें 300 सदस्य, थोड़ा गणित आसान हो जाएगा, या 300 मैं बदल दूं 310, तब गणित और आसान होगा। उपस्थित हुए 310 और मतदान में भाग लिए 300, मुझे मतदान में 300 लाना है क्योंकि जीरो होने से कैलकुलेशन आसान होगा। उपस्थित कितने मेंबर्स हुए, 310, और वोटिंग में कितने लोगों ने भाग लिया, 300। तो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग कितने थे, 300, क्योंकि 10 तो नहीं किए तो ये संख्या लेंगे। इसका मतलब 300 लोगों ने वोटिंग किया, इन्होंने या तो पक्ष में डाला या विपक्ष में डाला। तो ये जो 300 लोगों ने वोटिंग में भाग लिया, मान लो इसमें 200 लोगों ने पक्ष में वोट डाला और 100 लोगों ने विपक्ष में वोट डाला, ये आंकड़ा हमारे पास आया। टोटल 310 लोग थे, वोटिंग में भाग लिया 300, और जब 300 का वोटिंग का रिजल्ट देखा गया तो उसमें 200 लोग कह रहे हैं प्रस्ताव को पारित करो पक्ष में, और 100 लोग कह रहे हैं कि प्रस्ताव को पारित मत करो, प्रस्ताव के विपक्ष में। अब हमें यह दिखाना है कि इस बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित माना जाएगा। तो इस बहुमत में सबसे पहले देखेंगे हम कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है या नहीं। पहले ये सत्य देखेंगे। यहां पर उपस्थित और मतदान करने वाले कितने हैं, 300, और 300 का 2/3 कितना होगा बताओ, 200। 300 का 2/3 200 हो गया, 300 गुना 2/3 तो 200। प्रस्ताव के पक्ष में कितने लोग हैं, 200। पहली शर्त पूरी हो गई, पहली शर्त पूरी हो गई कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हो। अब आता है जो का मतलब ये वाली संख्या, जो कुल के आधे से कम ना हो, नॉट लेस देन हाफ, जो कुल के आधे से कम ना हो। कुल का आधा कितना है, 272, ये कुल के आधे से कम है कि नहीं, कम, कुल का आधा 272 है, तो ये कुल के आधे से कम है, इसका मतलब प्रस्ताव पारित नहीं होगा। पहले प्रकार के विशेष बहुमत से होना होता तो हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत में 2 कंडीशंस चाहिए।
पहली कंडीशन है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हो, तो वो तो है 300 का 2/3 200 पक्ष में है, लेकिन जो का मतलब ये संख्या कुल के आधे से कम ना हो, या तो कुल का आधा हो या उससे ज्यादा हो, लेकिन ये कुल के आधे से कम है, कुल का आधा 272 है और ये है 200, तो इस डेट को पारित नहीं होगा। अब एक अगला मैं लेता हूं समझाने के लिए दूसरा एग्जाम्पल। मान लो उसके अगले दिन फिर बैठक हुई सदन की, 2 अक्टूबर तो छुट्टी रहती है, तो 2 अक्टूबर अभी 3 अक्टूबर संडे है, उसको भी छुट्टी कर देते हैं, तो मैं 4 अक्टूबर कर दूं। नहीं मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इधर इसी को मतलब टेम्परेचर ये हो रहा है, ठंडक ज्यादा हो रही है, तो इधर कर दीजिए, अभी करवा देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब इसी का मामला निपट गया हो तो इधर आ जाइए। ये 1 अक्टूबर है, अब 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर छुट्टी कर देते हैं और आ जाते हैं 4 अक्टूबर कि मान लो फिर 4 अक्टूबर को बैठक हुई, अगले दिन बैठक हुई, अगले दिन उपस्थित और मतदान का आंकड़ा बदल गया और अगले दिन 4 अक्टूबर को उपस्थित हुए 470 लोग, मान लीजिए बड़ी संख्या में लोग आ गए, इसलिए क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट प्रस्ताव था और सारे दल ने अपने सांसदों को कहा कि आज आपको आना है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सोच लो कि मोदी जी का निर्देश हो जाएगा तो सारे भाजपा वाले पहुंचेंगे, तो वही वाली बात हो गई, राहुल गांधी के निर्देश से तो भाग जाएंगे, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह भागे, तो सब ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगे और फिर वोटिंग हुई। मान लीजिए वोटिंग में 450 लोगों ने भाग लिया, ये 4 अक्टूबर की बात है। इसका मतलब यहां पर जब हम उपस्थित और मतदान की संख्या निकालेंगे तो क्या है 450 450। अब 450 का जो वोटिंग का आंकड़ा हमारे पास आया उसमें हमने देखा कि 350 लोग प्रस्ताव के पक्ष में हैं, कितने लोगों ने वोट डाला है 450, और प्रस्ताव के पक्ष में है 350 और 100 लोग प्रस्ताव के विपक्ष में है, तो ये हमारे पास आंकड़ा है। फिर से देखिए 470 आए, 450 ने वोटिंग में भाग लिया और 450 ने जो भाग लिया उसमें 350 पक्ष में है और 100 लोग विपक्ष में है। अब हमें देखना है कि प्रस्ताव पारित होगा या नहीं होगा, प्रस्ताव पारित होगा या नहीं होगा। सबसे पहले फिर इसी कंडीशन पे आए कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है कि नहीं। उपस्थित और मतदान करने वाले कितने हैं 450, इसका 2/3 कितना होगा बताइए 300, इसका 2/3 300 है। प्रस्ताव के पक्ष में कितने लोग हैं 350, पहली शर्त पूरी होगी, 300 पक्ष में चाहिए थे 350 है। अब आएगा दूसरी शर्त, जो कुल के आधे से कम ना हो, जो का मतलब कौन सी संख्या ये, और कुल का आधा कितना है 272, तो ये 272 से कम नहीं है, ज्यादा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 272 से कम नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ कि इस दिन 4 अक्टूबर वाला प्रस्ताव पारित होगा दूसरे बहुमत से, इसलिए मैंने 2 उदाहरण लिए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आए कि क्या है। इसका मतलब 1 अक्टूबर को प्रस्ताव पारित नहीं होगा क्योंकि पहली शर्त पूरी हुई, लेकिन दोनों पूरी होनी थी, दूसरी नहीं, और 4 अक्टूबर को प्रस्ताव पारित होगा क्योंकि पहली शर्त भी पूरी हुई, 350 पक्ष में है 2/3 और कुल के आधे से कम ना हो, 272 से कम नहीं है, और इसलिए इस दिन प्रस्ताव पारित हो जाएगा। मैं साइड हट जाता हूं, एक बार अच्छे से इसको देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो बताइए, और आ रहा है तब भी बताइए, आ रहा है क्लियर। तो यह है दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत या सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। और दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत की परिभाषा है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। इसका प्रयोग कहां कहां होता है भारत के संविधान में, तो कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की पदमुक्ति, अब वो प्रक्रिया क्या है वो आगे पढ़िए, बट अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, चाहे हाई कोर्ट के जज को हटाना हो, तो संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा और किस बहुमत से पारित करना पड़ेगा, ये सेकंड वाला दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से। इसी प्रकार आगे एक टॉपिक आएगा सीएजी, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वो भी पढ़ेंगे, इन पे मेंस पे सवाल भी आया 2-3 बार, सवालों को भी हल करेंगे। तो सीएजी को हटाना, इसका मतलब इसकी पदमुक्ति, इसमें भी कौन सा बहुमत चाहिए दूसरे प्रकार का। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसको अगर हटाना हो, पदमुक्त करना हो, पदमुक्ति, इसमें भी विशेष बहुमत चाहिए। इसी प्रकार संविधान संशोधन विधेयक जब पारित होता है, अभी जो 105वां संविधान संशोधन हुआ वो किस बहुमत से हुआ है, ये वाला जो आपने पढ़ा संविधान संशोधन विधेयक, इसका मतलब बाकी विधेयक साधारण बहुमत से, बट संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से। तो हम कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी आदि उनको हटाने में इस बहुमत का प्रयोग किया जाता है, बट राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी जैसे जज हो गए, सीएजी हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए और संविधान संशोधन विधेयक। तो ये हमने देखा दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। क्लियर हो रहा है पहले और दूसरे में अंतर, पहले में एक ही शर्त है उपस्थित और मतदान का 2/3 और दूसरे में 2 शर्तें हो गई, उपस्थित और मतदान का 2/3 जो कुल के आधे से कम ना हो। अब आते हैं तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, इसकी परिभाषा लिखो, कुल सदस्य संख्या का, यहाँ टोटल है 2/3 नहीं, उपस्थित और मतदान नहीं, और कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, और इसमें अन्य कोई कंडीशन। तो 2/3 यहाँ भी देखो, तीनों विशेष बहुमत में 2/3, बट पहले में है उपस्थित और मतदान का, दूसरे में उसके साथ 50% और तीसरे में है कुल, ये इंपॉर्टेंट है, उपस्थित और मतदान कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। जैसे हम अगर लोकसभा की बात करें तो कुल सदस्य संख्या कितनी है 543, तो अगर लोकसभा, ये हमेशा फिक्स होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तभी बदलाव होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके 543 नंबर को बदल देंगे, पर वो जब तक नहीं किया जाए तब तक हमें निकालना होगा 543 का 2/3, क्या निकलेगा बताओ, या फिर मैं 162 नहीं 2/3 एक ही है 362 पॉइंट वगैरह के साथ 362, चलिए मेरा गणित कमजोर है तो मैं भरोसा कर लेता हूँ सही बताया होगा 360। इसका मतलब कि 362 सदस्य उस दिन सदन में आने नहीं चाहिए यदि इस बहुमत का प्रस्ताव है, तो सबसे डिफिकल्ट है, और कम से कम 362 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होने चाहिए। और जब राज्यसभा में यही निकाला जाएगा तो कैसा होगा, राज्यसभा में कुल है 245, तो राज्यसभा में होगा 245 का 2/3 जो भी संख्या, तो राज्यसभा में यदि निकालना हो तो 243 का 2/3, और लोकसभा में निकालना हो तो 543 का 2/3 मतलब 362।
इसका प्रयोग केवल एक अनुच्छेद में हुआ है, भारत में केवल एक जगह हुआ है तो पूछ सकता है, और वो है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 किस चीज से संबंधित है बताओ? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसमें आप देखिए कि जजों के संदर्भ में भारत के संविधान में महाभियोग शब्द नहीं है। जजों के लिए अनुच्छेद 124 है, और अनुच्छेद 124 में पदमुक्ति शब्द है। क्यों? क्योंकि जजों का बहुमत अलग है, सेम प्रोसेस नहीं है, जजों को सेकंड वाला बहुमत। और राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द है। महाभियोग शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में केवल दो आर्टिकल में हुआ है, आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61, और दोनों प्रेसिडेंट से रिलेटेड। 56 कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। तो इसलिए महाभियोग तकनीकी रूप से केवल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है शब्द? राष्ट्रपति। अखबारों में लिख दिया जाता है कि जजों के खिलाफ महाभियोग, पर जजों के खिलाफ भारत में महाभियोग नहीं लाया जाता। अमेरिका में जजों के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है, क्योंकि प्रोसीजर सेम है। वहाँ राष्ट्रपति को हटाना हो तभी वही बहुमत चाहिए, और जजों को हटाना हो अमेरिका में तभी चाहिए। तो इसलिए अमेरिका में महाभियोग शब्द लिया, तो हमारे यहाँ लिखने वालों ने भी जजों के लिए महाभियोग किया, बट हमारा संविधान राष्ट्रपति के लिए अलग बहुमत बात करता है, जजों के लिए अलग करता है, और इसलिए 61 में और 56 में केवल महाभियोग है। इसका मतलब इमेजिन करो कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, तो एक और बेचारे टैक्स के कारण परेशान, और ऊपर से उनके इस रवैयों को देखते हुए ये डिस्कस निकाला जाए कि अब इनका दिमागी संतुलन खराब हो रहा है। कब कोई और ऐसा झंझट चले जाए, झंझट में आपको बताइए कि आजकल घटनाएं बहुत हो रही है, तो झंझट में कोई और ऐसा उल्टा पुल्टा बयान देकर आ जाए जो उनके पद की गरिमा के अनुकूल ना हो, और निर्णय लिया जाए कि अब इनको हटाया जाए, तो लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, तो कम से कम 362 लोग अगर प्रस्ताव को पक्ष में होंगे तभी पारित होगा। तो कम से कम 362 लोग उसमें लाने चाहिए, और कम से कम उतने लोग प्रस्ताव के पक्ष में होने चाहिए, और राज्यसभा में भी अलग संख्या होगी। तो इस तरह देखते हैं कि ये जो तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत है, यह है कुल सदस्य संख्या का विशेष बहुमत, और ये केवल एक ही जगह एक ही कार्य के लिए प्रयोग में लाया गया है, और वो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये है भारत के संविधान में वर्णित बहुमत के प्रकार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ही बहुमत की बात है, बट एक शब्द और आप सुनते हैं, पूर्ण बहुमत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कहीं यूज नहीं है, बट कई बार अखबारों में लिख दिया जाता है पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो आओ जानने की पूर्ण बहुमत क्या होता है, वो इन सबसे अलग कैसे है, और इंडिया में क्या उसका कहीं यूज है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं उसके बारे में लिखा है, बट तभी अखबारों में क्यों उसकी चर्चा चलती है। तो अभी तक जो हमने देखा वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात, ये सारे बहुमत कहाँ पर वर्णित है? संविधान में अलग। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं, कहीं पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी अखबारों में आता है, और अखबारों में आता है तो प्रश्न वहां से भी आ सकते हैं पूर्ण बहुमत। तो ये चीज आपको साफ साफ ध्यान रखनी है कि ये संविधान में नहीं है, ऐसा ना हो कि आप मिक्स करके इसको भी भारत में शामिल करें। ये जस्ट हम लोग चर्चा करते हैं कि एक बहुमत ये भी होता है पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इसकी परिभाषा लिखो, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब यहां ध्यान रखना, उपस्थित और मतदान नहीं, कुल का और दो तिहाई बहुमत, मतलब 50%। इसका मतलब अगर लोकसभा में हमें पूर्ण बहुमत निकालना हो तो उपस्थित मतदान की बात नहीं, 543, और विषम संख्या है तो इसलिए प्लस 1 नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 बराबर 271.5 बराबर 272। लोकसभा में पूर्ण बहुमत यदि भारत में निकालना हो, इसका कहीं यूज नहीं है, कहीं बताया नहीं गया कौन सा, बट अगर हम निकालने का प्रयास करें तो कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई नहीं, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। तो ये नहीं था, पहले क्या था उपस्थित और मतदान का बहुमत, बट ये पूर्ण बहुमत है, कुल सदस्य संख्या का। लोकसभा में होगा 272, और राज्यसभा में यदि निकालना हो तो 245 डिवाइडेड बाय 2, 122.5 बराबर 123, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब सवाल आता है कि अखबारों में इसका प्रयोग क्यों, या किस संदर्भ में भारत में इसकी बात करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं, और कोई ऐसा कार्य नहीं है जो पूर्ण बहुमत से हो। इसका प्रयोग प्रेस मीडिया के द्वारा तब किया जाता है जब यह पता करना हो कि कोई सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसका मतलब यह जानने के लिए किया जाएगा कि मोदी सरकार कैसी सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई जरूरत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में साधारण बहुमत की सरकार चलती है, तो मोदी जी को साधारण बहुमत से ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन प्रेस में, मीडिया में जब यह जज किया जाएगा कि मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है या नहीं, तो देखा जाएगा कि 273 सीटों लोकसभा के सांसदों का इसको समर्थन है। जैसे कहा जाएगा कि बिहार में गठबंधन की सरकार और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, जबकि कहा जाएगा कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि 50% से ज्यादा सीटें भाजपा ने जीती। कहा जाएगा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्यों? क्योंकि 50% से ज्यादा सीटें जीती। लेकिन कहा जाएगा कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की सरकार वह पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है क्योंकि एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। फिर वो कैसी सरकार है? गठबंधन सरकार, अनेक दलों ने मिलकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर पाए। तो ये अखबारों में इस बात को जज करने के लिए तो पूर्ण बहुमत की सरकार किस बात का कि नहीं, एक दमदार सरकार है, या कि दल को 50% मेजॉरिटी मिल गई, तो वहां ममता बनर्जी दीदी की तरह बात होगी, और उद्धव ठाकरे को वैसा ही माना जाएगा कि ये तो लचर सरकार चला रहा है। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाए। जैसे आप देखिए महाराष्ट्र में क्योंकि अनेक दलों का दबाव उस पर होगा, जैसे बिहार में कि सुशासन कुमार से दुशासन कुमार बन जाए, क्योंकि दबाव होगा दल का, अकेले नहीं। जबकि बंगाल में दीदी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो दीदी को रोकने वाला कोई नहीं, अपने हिसाब से कार्य ले लेंगे। मनमोहन सिंह की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी, और मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ये पूर्ण बहुमत कोई आर्टिकल में नहीं, बट ये जज करने के लिए होता है कि किसकी सरकार कैसी है। तो ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानी, भारत के संविधान में वर्णित बहुमत के प्रकार। मैं एक बार समराइज करता हूँ, जितना अभी तक हमने बहुमत पढ़ा, तो आपको ध्यान से केवल सुनना है और समझना है कि जो मैं अब बोल रहा हूँ वो लाइन आपको समझ में आ रही है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल नहीं दूंगा, फटाफट उसका सारांश बोलूंगा। अगर दिमाग में फटाफट घुस रहा है तो इसका मतलब है कि ऑल इज वेल, और नहीं जा रहा है तो आप पूछ करके उसको क्लियर कर लो। बहुमत के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला साधारण बहुमत। इसकी परिभाषा है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से ज्यादा। सम संख्या है तो डिवाइडेड बाय 2 + 1, और विषम संख्या है तो डिवाइडेड बाय 2, और वो नियम ये सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। और जितने प्रकार के प्रस्ताव हैं, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, गिलोटिन समापन का प्रस्ताव, ये सारे प्रस्ताव साधारण बहुमत से आते हैं। और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर जो भी विधेयक है, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, ये सब साधारण बहुमत से पारित होता है। दूसरा है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब है प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, और कुल में से रिक्तियों को माइनस कर देंगे तो प्रभावी संख्या होगी, और उसका 50%, और अगर सम संख्या विषम संख्या का फॉर्मूला तो 50% से ज्यादा हो जाएगी। 8 जगहों पर इसका प्रयोग है, और याद करो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के अध्यक्ष सभापति को हटाना, यह दूसरा। तीसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का अर्थ है 2/3 बहुमत, और विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और 2 जगह इसका प्रयोग है, 249 और 312, वो भी हमने पढ़ा है आगे बढ़े। दूसरे
मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल के आधे से कम ना हो। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, हाई कोर्ट के जज को हटाना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, सीएजी को हटाना, मतलब इस तरह के पदाधिकारियों और संविधान संशोधन की ओर। और तीसरा है विशेष बहुमत, तीसरे प्रकार का कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, मतलब 543 का 2/3 362। किसमें प्रयोग लाया जाता है? राष्ट्रपति के महाभियोग। तो ये सारा तो कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा एक बहुमत ऐसा है जो संविधान में नहीं है पर उसकी चर्चा होगी, वो है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब कुल सदस्य संख्या के 50% से ज्यादा, और उसका प्रयोग कहीं नहीं होता है, बट व्यवहार में उससे यह सिद्ध होता है कि सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है या सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है या गठबंधन की सरकार है। तो महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, गठबंधन सरकार, बिहार में गठबंधन सरकार है, लेकिन बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार है, दिल्ली में जो अपने केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल साहब की, ये पूर्ण बहुमत के समय आएगा तो इनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, चिंता न करें। मोदी के बारे में बताऊंगा, राहुल जी के बारे में तो बताऊंगा, क्योंकि वो देश का एक ऐसा उन्हार नवयुवक है 50 वर्ष का, जिसके पास न बहू है और न बहुमत है, और मिलेगा भी नहीं। दूर दूर तक किसी कोई गुंजाइश नहीं बैठी है, जब तक मोदी जी के बदले गंजा आदमी खड़ा है, कौन है वो नाम नहीं बोलूंगा, तो उनके बारे में भी चर्चाएं होंगी समय समय पर। तो यह है बहुमत के प्रकार। एक और छोटा टर्म में डिस्कस करना चाहता हूँ, कई बार सोचते हैं विधेयक, मैं भी बार-बार शब्द विधेयक कर रहा हूँ। तो विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर होता है? जैसे जब हम कहते हैं संविधान संशोधन, जैसे अभी देखो कि ये जो 105वां संविधान संशोधन था, इसको हम कहते हैं 105वां संविधान संशोधन, लेकिन 124वां या 122वां क्या था इसका संख्या, जो भी हो एक बार चेक कर लेना, चेक करके बता दूंगा कि संशोधन 105वां कहता है और ये विधेयक है 122वां या 24वां या 27वां। इसका मतलब ये क्या था? और कई जगह इसके कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 130वां संविधान संशोधन है और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। अब एग्जाम 122वां को टिक करें, 101वां को, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है, फॉर्मूला समझ लोगे तो कभी इसको लेकर गलती नहीं होगी। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, आप कहेंगे कि यहाँ पे 122वां होगा उसी प्रश्न, और आप कहेंगे कि नहीं यहाँ पर एक शब्द अलग है, इसलिए एक शब्द अलग होने के कारण 101वां नहीं होगा, 122वां होगा। वो शब्द कौन सा है? तो उसके लिए दो चीजों को जानना पड़ेगा। एक शब्द होता है विधेयक, इंग्लिश में इसको कहते हैं बिल, और दूसरा है अधिनियम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्ट। इस अंतर को जानोगे तो 105 और 124 27 जो भी है उसका डिफरेंस तुरंत पता चलेगा। एग्जाम में कोई दुविधा नहीं, आप एकदम कॉन्फिडेंटली करेक्ट करेंगे। उसके लिए जानना पड़ेगा बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है। विधेयक की परिभाषा लिखो। प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। प्रपोज्ड लॉ इज कॉल्ड अ बिल। प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। प्रस्तावित 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 लॉ, प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। प्रपोज्ड लॉ इज कॉल्ड बिल। और अधिनियम लिखो। जब विधेयक पारित हो जाता है, जब विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, तो यहाँ राष्ट्रपति लिखो, जब विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति और राज्यपाल, केंद्र का है तो किसका होगा? राष्ट्रपति, राज्य का विधेयक है तो राज्यपाल, और राष्ट्रपति और राज्यपाल की सहमति उसे प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की सहमति उसे प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की सहमति उसे प्राप्त हो जाती है तो विधेयक अधिनियम बन जाता है। वही विधेयक अधिनियम बन जाएगा जब विधेयक पारित हो जाता है और उसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, अगर केंद्र में है तो राष्ट्रपति, राज्य की विधानमंडल ने पारित किया तो राज्यपाल की अनुमति मिल जाती है, हस्ताक्षर हो जाता है तो विधेयक अधिनियम बन जाता है। इसका मतलब देखो कि कोई भी शुरुआत किससे होगा? विधेयक। तो विधेयक कई तरह से हो सकते हैं, साधारण विधेयक, यदि कोई ऑर्डिनरी कानून बनाना, लेकिन यदि संविधान में बदलाव करना हो तो उसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसको कहेंगे संविधान संशोधन विधेयक। कोई धन आदि से संबंधित कार्य करना हो तो धन विधेयक। तो एक प्रस्तावित कानून को हम विधेयक कहते हैं। तो जब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया या राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, वह विधेयक है। लोकसभा से पारित हुआ वह विधेयक है, राज्यसभा से पारित हुआ उस समय वह विधेयक है, राष्ट्रपति के पास गया उस समय तक विधेयक है, राष्ट्रपति के पास क्या भेजा गया? विधेयक। लेकिन जिस समय राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो अब उसी चीज को हम क्या कहेंगे? अधिनियम। तो संविधान संशोधन की शुरुआत किससे होगी? विधेयक से। और संविधान संशोधन पर जब फाइनली प्रेसिडेंट की मोहर लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? अधिनियम। अब देखो ये 101 और 122 का क्या डिफरेंस है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 123वां संविधान संशोधन विधेयक था। उस लिहाज से 125वां, ये जो 105वां संविधान संशोधन अभी जो पिछले सत्र में पारित हुआ तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है, लेकिन उसको कहा जाएगा 125वां संविधान संशोधन विधेयक। ऐसा क्लियर नंबर वेरी क्लियर करता है। इसको इस रूप में समझो कि मान लीजिए पहला संविधान संशोधन विधेयक लाया गया या पहला विधेयक लाया गया, तो लाया गया होगा 1950 में 51 में जब पहला संशोधन बनी, और मान लीजिए वह पारित हो गया दोनों सदनों से और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किया गया, तो अब वो पहला संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है। इसका मतलब जब शुरुआत में तो नंबर बराबर था पहला अधिनियम, फिर मान लो दूसरा लाया और मान लीजिए दूसरा भी पारित हो गया, तो यहाँ भी कहलाया दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम। लेकिन फॉर एग्जाम्पल तीसरा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता है कि उसके अगेंस्ट ज्यादा वोट पड़ गए, तो अब अधिनियम की संख्या कितनी रही? ये नहीं बन पाया, ये अधिनियम नहीं बना, तो विधेयक की संख्या 3 होगी और अधिनियम दूसरा ही है। फिर मान लो चौथा, क्योंकि ये किस नंबर से चलेगा? चौथा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और मान लो ये पारित हो गया, तो इसको हम चौथा अधिनियम लिखेंगे। ये 2 के बाद तो कट हो गया, तो इसको हम कहेंगे तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम। इसी प्रकार मान लीजिए 5वां लाया गया और मान लीजिए ये पारित नहीं हुआ, तो फिर यहाँ कट हो गया, और फिर लाया गया छठा और मान लीजिए ये पारित हो गया, तो अब ये छठा नहीं कहलाएगा, चौथा। तो अब देखो संख्या में डिफरेंस होगा, विधेयक की संख्या ज्यादा हो रही है। तो इसीलिए ये कहां तक पहुंच गया है अभी भारत में? 125। जब लाया गया था तो 125वां संविधान संशोधन विधेयक था, और जब वो पारित हुआ तो क्या बनकर आया? 105वां संविधान संशोधन विधेयक। जब वो लाया गया था तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, लेकिन जब पारित हुआ तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? विधेयक या अधिनियम? अधिनियम, क्योंकि विधेयक तो लागू नहीं है, वो तो रद्द हो गया। इंपॉर्टेंट है अधिनियम। तो जब हम कहते हैं कि भारत के संविधान में अभी तक 105 बार संशोधन हुए, तो इसका मतलब अटेम्प्ट 125 बार दिया गया, लेकिन सफल कितनी बार हुआ? 105। इसका मतलब 20 बार अटेम्प्ट किसी कारण से फेल कर दिया, चाहे दल की अनुमति जो भी रहा हो। तो ये विधेयक और अधिनियम का भी डिफरेंस है। तो अब इसका मतलब एग्जाम में प्रैक्टिकली इसका क्या इम्पैक्ट होगा? हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अगर प्रश्न में विधेयक शब्द है, ये ध्यान से देखिए, तो हम
122वां 125वां को देखते हैं। यदि आगे की जीएसटी, वो भी हमें पढ़ना है केंद्र राज्य संबंध में कि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक कौन सा है, तो हमें टिक करना होगा 122वां विधेयक का। लेकिन यदि आ जाए कि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, तो हम कहेंगे 101वां। ये तो विधेयक और अधिनियम को देखते हुए आपको उत्तर है। कॉमन सेंस अगर हमें पता ना हो तभी कॉमन सेंस क्या लगाएंगे, कहीं अगर तुक्का ही मारना तो विधेयक ज्यादा नंबर होगा, विधेयक ज्यादा नंबर होगा, ये फॉर्मूला याद रखना, और अधिनियम कम नंबर वाला होगा। तो अगर आ जाए दो ही ऑप्शन को टेस्ट करना हो कि जीएसटी 101वां संविधान संशोधन विधेयक है या 122वां, तो अगर विधेयक शब्द है तो जान लो कि 101 और 122 में ज्यादा कौन सा सही होने की गुंजाइश है, 122 क्योंकि विधेयक है, और यदि अधिनियम हमें कहना है तो 122 और 101 में 101 की गुंजाइश है, वो कम होगा। तो ये भी बेसिक चीज आपको याद रखनी है। तो एक प्रश्न है, ये भी देखूं कि परिशिष्ट क्या है। देखो भारत के संविधान में परिशिष्ट है अपेंडिक्स, वो सबसे लास्ट में। परिशिष्ट इसलिए बनाया गया कि कभी कोई चीज छूट जाती है या कोई नई व्याख्या जोड़नी हो, कोई नई चीज जोड़नी हो तो उसको परिशिष्ट में रख देते हैं, जिसको कहीं और रखना संभव ना हो। जैसे जेएनके को जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 35A को कहीं पर भी जोड़ना सुटेबल नहीं करता था कि इसको कहां जोड़े, इसका कोई प्लेस ही नहीं था, उसके अकॉर्डिंग विषय मिल ही नहीं आता, क्योंकि 35A बिल्कुल एक यूनिक तरह का आर्टिकल था, अनुच्छेद 370 था, और एक ऐसा आर्टिकल था जिसका फंडामेंटल राइट से संबंधित है, किसी चीज से उसका रिलेशन बिल्कुल एक अलग चीज है, क्योंकि जेएनके के लिए खास दर्जा तय करता था। तो ऐसी चीज को कहीं पर भी रखने की हमें गुंजाइश नहीं लगती। तो उसके लिए एक मिसलेनियस या जो भी समझो कि विविध जैसे फैला होता है ना कि ये पैंट का है कॉलम, ये शर्ट का है, ये फलां का है, ये पॉलिटी की किताब है, ये हिस्ट्री की, बट एक आप कॉलम बना देते हैं ड्रॉ की जो कहीं नहीं फिटाएगा किताब, वो किताब हम उसमें रखते हैं, तो वो है परिशिष्ट। और भारत का संविधान और भारतीय संविधान में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। बट टेक्निकली जब भी हम लिखते हैं तो लिखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, बट उसका मतलब भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लिख सकते हैं, बट टेक्निकली होता है भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, एक चीज और मैं डिस्कस करूं, कई लोग मुझसे पूछते थे किताब की पॉलिटी में हमें किताब पढ़नी है, याद रखना है, नहीं करना है। तो आपको ये भरोसे के साथ चलना चाहिए कि आपने पॉलिटी पढ़ा है नहीं पढ़ा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, और कक्षाएं उसी लिहाज से चल रही हैं, आगे भी उसी। किसी को कोई दिक्कत आ रही है जिससे पॉलिटी नहीं पढ़ा, कोई लग रहा है कोई बड़ी चीज है, तो इस ऐसे ही हर चीज हम लोग जीरो से लेकर चलेंगे, तो किताब पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल होता है कि हम कौन सी किताब पढ़ें या किताब ना पढ़ें। देखो किताबें पॉलिटी में बहुत है, लेकिन जो भी किताब है वो कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो एम लक्ष्मीकांत जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से अप्लाई करना जब हम पढ़ेंगे क्लास में। और जब किताब आप देखेंगे तो 50% इस किताब में आपको गाइड सभी माला का मतलब इस किताब में, समलैंगिकता मतलब कहीं नहीं मिलेगा, आरक्षण और उसको लेकर कहीं पर नहीं मिलेगा, क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, आरक्षण फंडामेंटल राइट है, अभी निर्णय आया, चलो वो डिस्कस करेंगे, तो वो कहीं पर नहीं। तो किताबों का एक लिमिटेड इंपॉर्टेंस, किताबें किसको कवर कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटी को कवर नहीं करती, कानून को, निर्णय को बहुत कम कवर कर रही है। तो यदि आपके पास दो स्ट्रेटजी, आप दो काम कर सकते हैं। सबसे प्राथमिकता आपको देनी है क्लास नोट्स के, क्लास में जो करवाया जा रहा है उसको प्रतिदिन अच्छे से रिवीजन करो, प्रतिदिन। और प्रतिदिन का मतलब प्रतिदिन खाना जैसे मिस नहीं होना चाहिए वैसे वो रिवीजन मिस नहीं होना चाहिए। आपको ज्यादा नहीं, एक सप्ताह में डिफरेंस अपने आप पता चलेगा कि आप कितना पॉलिटी जानते थे, अब कितना जानते हैं। तो सबसे प्राइमरी सोर्स आप किताब बनाए, क्लास नोट्स को बनाइए। उसके बाद आप जो दृष्टि का आपको एक बहुत मोटी किताब चाहिए, मतलब उसमें सब कुछ है, आप उसको पढ़िए, सारी किताबों का सारा है। और ये स्ट्रेटजी पे चलना है। सवाल आता है एनसीईआरटी, तो जो भी एनसीईआरटी के फैक्ट्स है वो यहाँ पर मिलेंगे। अगर किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है पॉलिटी, कभी पढ़ाई नहीं, तो एनसीईआरटी वो देख सकता है, भारत का संविधानिक परिचय, अदरवाइज उसकी कोई बहुत जरूरत है, उसका सब कुछ अपने नोट्स में होगा। तो इसीलिए जहाँ तक मेरे हिसाब से सोच की बात है तो क्लास नोट्स को पढ़िए, और प्लस जो आपको मैटर दिया जा रहा है अभी उसको पढ़िए। अगर क्लास नोट्स को आपने कमांड कर दिया तो उसके बाद अभी अगर मैं बता दूं मैं रीडिंग किताब पढ़ लूं तो आपको बहुत डिफिकल्ट है, और केवल कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी नहीं, तो अभी आपकी समझ में नहीं आएगी। बट जब क्लास में वो चीज आपको पढ़ा दी जाएगी तो उसके बाद कोई भी किताब पढ़ लेगा। अब लैंग्वेज तो डिफिकल्ट है, तो भाषा की आपको केवल समझ होनी चाहिए। तो अगर भाषा आ रही है तो किताब आएगी। तो अभी की रणनीति क्या होगी कि अभी क्लास के साथ करना, मंडे ट्यूसडे तक आपको बुकलेट मिल जाएगी, तो क्लास के साथ अगर आपको पहले से पढ़ के आना है या जाना है तो आप उसी बुकलेट को पढ़ के आएंगे, ये ज्यादा अच्छा है। तो अभी ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, समय के साथ अच्छी होती है, ध्यान रखना कि तेरे में फल समय के साथ लगता है। यदि हम चाहेंगे एक बार ही सब कुछ हो जाए तो एक बार नहीं। अच्छा, संविधान संशोधन वाला, हाँ सही, उसको अभी मैंने जान के टच नहीं किया, बट मुझे लगा था कोई ना कोई उठाएगा उसको, देखो तो कर देंगे। देखो वो जो तीसरे प्रकार का, अभी बहुत लोगों ने संविधान संशोधन नहीं पढ़ा है तो वो लोग बिल्कुल चिंता न करें, वो संविधान संशोधन में उस बात को मैं फिर से उठाऊंगा। बट भारत में संविधान में जब संशोधन होता है तो वो 3 प्रकार से होता है, और उसमें जो तीसरा प्रकार ये है, उसमें कह रहा है कि संसद में विशेष बहुमत से पारित होगा। कौन सा विशेष बहुमत? दूसरे प्रकार का, संसद में विशेष बहुमत से पारित होगा। और कौन सा विशेष बहुमत? दूसरा, प्लस आधे राज्यों, कितने राज्य अभी 28, तो आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, इसका मतलब आधे राज्यों में भी पारित होगा। और राज्यों में किस बहुमत से पारित होगा? साधारण बहुमत। तो इसका मतलब ध्यान रखो कि ये कोई नया बहुमत नहीं है, 2 बहुमत को ऐड कर दिया गया। इसमें क्या है, केंद्र में दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत और राज्यों में साधारण बहुमत, तो थर्ड नहीं है, ईंट को और सीमेंट को जोड़ा गया है, तो इसलिए बहुमत का नया प्रकार नहीं है। संसद में विशेष बहुमत इसको हमने पढ़ लिया, और राज्यों में साधारण बहुमत इसको भी हमने पढ़ लिया। तो 2 स्टेट्स वो अलग से कोई बहुमत क्लियर होगा। बाकी जिनको ये कंफ्यूजन हुआ मतलब भी तो वो घबराएंगे, संविधान संशोधन बहुत विस्तार से आ गया था, क्योंकि बहुत सारे फ्रेश बच्चे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शुरुआत में विवादित मुद्दों से बच रहा हूँ। बाकी हम लोग एक्सट्रीम डेप्थ में भी जाएंगे पॉलिटी, आपको लगेगा कि हाँ सागर में गोटी खिला है सर, तो फिर आपको निकाल ले जाएंगे। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं एक अनाउंसमेंट के साथ कि कल बापू का जन्मदिन है। अब सर्किट की तरह मत पूछिए किसका बापू, मुन्ना भाई मूवी आपने देखी होगी ना, तो मैं मुन्ना भाई नहीं हूँ, आप सर्किट नहीं है, तो ये मत पूछिएगा कि किसका बापू, आपके बापू का जन्मदिन है क्या। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का 2 अक्टूबर जन्मदिन है, और एक ऑफिशियल आपको पता है कि हॉलीडे होती है। तो ऑनलाइन में तो कक्षाएं टीचर, बट ऑफलाइन में अनुचित होगा कि अगर सरकार की ओर से बंद का होता है तो अनावश्यक चोरी वाला काम कभी नहीं करना चाहिए। तो कल 2 अक्टूबर है तो छुट्टी रहनी है, और रविवार को तो छुट्टी रहती है, क्योंकि सारे स्टाफ को सबको एक दिन तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। तो अब आपकी क्लास कब होने वाली है? मंडे को, सोमवार। तो कल 2 अक्टूबर बापू का जन्मदिन मनाइए। मुन्ना और सर्किट की तरह दुखी मत होइए कि आज फ्राइडे हो जाएगा, मिलेगा नहीं। और परसों रविवार को हम लोग कब मिलने वाले? सोमवार। मंडे को हम लोग